So the first question arises that when we go for deep foundation, okay, over shallow foundation, तो बता सकते हो क्यों? What is the main reason behind this deep foundation? सर जब सॉइल स्ट्रेटा स्मूथ होता है मतलब हमको मतलब जो नीचे जो हार्ड सरफेस का जरूरत होता है तो Okay, हम ज़्यादा डीप में जाते हैं। तो सैलो मतलब सैलो कब करते हैं और डीप कब करते हैं? इसका आंसर क्या होता है? सर डीएफ बाई बी रेशियो पे डिपेंड करता है। जब नहीं, डेप्थ बाई वो बी तो रेशियो दैट इज द मैथमेटिकल डिफिनेशन टू define this shallow and deep foundation. But when we opt for deep foundation, what is the main reason to go for deep foundation instead of shallow foundation? So what is the reason why deep foundation is necessary? Even deep foundation is costlier than shallow foundation. सर सॉइल Put स्ट्रेटा सर मजबूत नहीं होता सर, वो सैलो मतलब अगर हाँ कम डेप्थ का अगर देखा जाए तो वो हाँ, मतलब exactly. That's the exact answer. That the main objective of foundation is what? फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन काम क्या है? टू ट्रांसफर द सुपरस्ट्रक्चर लोड लोड टू द सॉइल स्ट्रेटा सेफली, है ना? तो हम क्या करेंगे, मान लो सपोज दिस इज द, ये आपका हो गया, या फिर हम अभी एक सेकेंड हम इसका एक ये है। So the main reason is what? In situation where the soil at the shallow depth is poor, you can see here when the soil at shallow depth is poor, है ना? ठीक है, मान लो ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये सॉइल स्ट्रेटा है, लोअर डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी, ठीक है ना? तो हम फाउंडेशन जब करेंगे तो फाउंडेशन में एक्सकेवेशन और फाउंडेशन का डेप्थ कहाँ तक करेंगे? जब तक कि ये मेरा पूरा का पूरा लोड सॉइल पे सेफली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, है ना? मान लो अगर हम जैसे यहाँ पे लोअर डेंसिटी है, यहाँ पे सॉइल जो है वीक है, तो अगर हम यहीं पे फाउंडेशन अगर लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये यहाँ पर वीक है ना सॉइल, ठीक है, सॉइल अगर वीक है तो ये लोड आपका नहीं ले पाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल आपका फाउंडेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, करेक्ट? तो इसीलिए व्हेन द soil at the shallow depth is poor, then we go for the more depth, correct? till कब तक जाना है? till the hard strata is not found, है ना? कब तक जाना है देखो, still the suitable soil stratum is met, correct? So this is the main reason to go for the deep foundation, correct? और एक और क्या, पाइल मे बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द, और हाँ, कभी कभी जैसे टॉल बिल्डिंग है, टॉल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे क्या होता है, इसेंट्रिक लोड और इंक्लाइन लोड और मोमेंट्स आता है, ठीक है ना? तो उसके लिए वहां पे भी हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन, वी प्रोवाइड द डीप फाउंडेशन, करेक्ट? और बेसिक डेफिनेशन तो पता है शैलो फाउंडेशन का और डीप फाउंडेशन का। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का तो बेसिक डेफिनेशन पता है ना, कि उसका क्या, यस विन द, डी बाय हाँ, विन द डेप्थ, डी डेप्थ डी बाई बाय बी रेशियो इज लेस देन 1 हाँ, सैलो डेप्थ बाय एंड विड्थ, करेक्ट है ना? डेप्थ बाय विड्थ क्या होगा, विड्थ लेस देन दैट इज लेस देन वन, और ये डेप्थ बाय विड्थ क्या होगा, ग्रेटर देन वन, करेक्ट? सो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन, करेक्ट? नाउ सो देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, करेक्ट? सो पाइल फाउंडेशन का जो भी क्लासिफिकेशन होता है, देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑन विच दिस पाइल आर कैटेगराइज। लाइक सपोज वहां पे जैसे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे है ना, तो टिम्बर पाइल भी होता है, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल और कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल मतलब टू और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल को कंबाइन करके हम कंपोजिट पाइल बनाते हैं, करेक्ट? तो क्रॉस सेक्शन अगर उसका डिफरेंट है, सर्कुलर है तो सर्कुलर पाइल बोलेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर पाइल, और डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली इट इज द पाइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग, मतलब प्रीकास्ट है या प्री स्ट्रेस है या कास्ट इन सिटू पाइल्स है, करेक्ट? मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, ड्रिवन है, बोर्ड है, वाइब्रेटेड है ना, जेटेड है। मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, मतलब डिस्प्लेसमेंट सॉइल और नॉन डिस्प्लेसमेंट सॉइल। तो आई होप तुम लोग ये सब थ्योरी क्लास में पढ़े होगे, है ना? ठीक है, तो दीज आर द मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। पढ़ाया कहाँ गया है सर? ओ अच्छा, आप लोग फाउंडेशन अभी नहीं पढ़ाया गया है? सर बस वो ओके ओके, नाम का ठीक ही है चला है ठीक है, सर। ओके ओके, ठीक है। तो अभी क्या कर देंगे हम लोग,
कि अगर आपको थ्योरी पढ़ना है ना तो फिर से आप मुझे बोलेगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, है ना। तो या फिर अदरवाइज आई विल गिव यू द नोट्स। और आप मेरा यूट्यूब जो चैनल है ना, उस पर ऑलरेडी दैट थ्योरी हैज बीन गिवन ऑफ पाइल फाउंडेशन। लेकिन फिर भी अगर कोई सर भी एक बार प्रॉब्लम, पढ़े हैं लोग, अच्छा हाँ ठीक मतलब है, अपने खुद से पढ़े हैं लोग। अच्छा खुद से खुद हम भी पढ़े हैं सर, लेकिन वो कम्प्लीटली समझ नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, खैर इस ये जो जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो टॉपिक टाइप्स ऑफ पाइल, इसमें कोई ज्यादा लेंदी नहीं है। इसमें बस थ्योरी पर्पस है कि टिम्बर पाइल का आपको दे देगा कि इसका बेयरिंग लोड कितना होता है मैक्सिमम, स्टील का क्या होगा, कंक्रीट का क्या होगा, कंपोजिट का क्या होगा, है ना, सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, ये सब बियरिंग का, इसका बियरिंग है और फ्रिक्शन है और ये टेंशन है। तो ये कैसे बिहेव करता है, ये लोड ट्रांसफर कैसे होता है इस पे, ठीक है। तो अगर हम अभी फिर से अगर इसमें जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही एज अ थ्योरी पर्पस। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो हम किसी और दिन पढ़ा देंगे। फिलहाल आज का फोकस हमारा क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, है ना। तो इस पे भी मेरा लेक्चर यूट्यूब पे है, ठीक है, आप उसको देखिएगा। और अगर ये पढ़ना होगा दोबारा तो हम पढ़ाएंगे आपको, और मेरा नोट से आप देख लीजिएगा, शायद समझ में आएगा, ठीक है। प्रीकास्ट क्या होता है, ड्रिवेन कब हम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पाइल किस टाइप ऑफ सॉइल में करते हैं, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल किस टाइप ऑफ सॉइल में करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाइल वहां पे वाइब्रेशन होगा, बहुत सारा इसका ये है, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट व्यूज है इसमें, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस इन थ्योरी पार्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, अभी इतने सारे पाइल है, तो अभी मान लो हमें टिम्बर पाइल कब यूज करेंगे, स्टील पाइल यूज कब करेंगे, है ना, सर्कुलर पाइल कब यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पाइल कब यूज करेंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, है ना। जनरली यहाँ पे आपका सिक्किम में क्या होता है, यहाँ पे जनरली टिम्बर यूज करते हैं ना, है ना, टिम्बर यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मतलब ये जो हमारा जो टाइप ऑफ पाइल और जो पाइल सिलेक्शन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द आपका वहां पे मटेरियल कौन सा लोकली अवेलेबल है, ठीक है ना। वहां का जो सॉइल है, दैट सॉइल मतलब वो किसको परमिट, दैट परमिट्स विच टाइप ऑफ पाइल, तो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन है दैट इज बिन आस्क्ड इन ES 2012, है ना। तो इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज different types of piles are used in construction work depending on the type of load to be carried, the subsoil condition and the groundwater table, correct, this is the statement 1. And the second statement क्या है, the load transfer mechanism form a pile to the soil is self same in all cases, self same मतलब exactly same होता है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन समझ गए सौरभ, हेलो, यस सर, यस है यस ना। सर, इसका आंसर क्या होगा बताओ। सोच रहे सर। देखो इसका इसका स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो टाइप का जो सिलेक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ लोड कैसा है, करेक्ट। सी होगा। सब सॉइल कंडीशन कैसा है, मतलब सॉइल कंडीशन कैसा है, ग्राउंड वाटर टेबल कंडीशन कैसा है, ये स्टेटमेंट 1 है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो पाइल का है, वो सारे केस में एक होगा। मतलब एक पाइल अगर है, मान लो ये पाइल है आपका, है ठीक है, ये पाइल है आपका, करेक्ट। तो इसमें ये बोल रहा है कि मान लो वर्टिकल लोड लगे या हॉरिजेंटल लोड लगे या इसेंट्रिक लोड लगे, है ना, तो सारे कंडीशन में एक ही टाइप को पाइल देने से ये काम चल जाएगा। फॉल्स तो सर, ये तो करेक्ट, ये फर्स्ट फॉल्स है फर्स्ट ना। ट्रू है, हाँ, तो ये फर्स्ट ट्रू है, हाँ सेकंड हाँ, फॉल्स है। यहाँ पे देखिए आपका एक होगा यहाँ पे, यहाँ पे तो फिलहाल फिलहाल नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पाइल होते हैं, टेंशन पाइल होता है, बैटर पाइल होता है, करेक्ट। तो ये सब जो पाइल है, ये डिपेंड्स अपॉन द लोड ट्रांसफर, जैसा वहां पर लोड लगेगा वैसा ही पाइल चेंज होगा, ठीक है। तो अब आंसर बताओ इसका क्या होगा। सी हो गया सर, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये होता कि द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर्म अ पाइल टू द सॉइल, मतलब ये जो सिलेक्शन ऑफ पाइल है दैट डिपेंड्स ऑन द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, तब ये क्या होता, बोथ आर ट्रू, करेक्ट, ओके। नाउ बोले अभी सर? अगर स्टेटमेंट सेकंड में ये बोलता कि पाइल का जो सिलेक्शन होगा वो डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंट होगा, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता यस सर, यस सर। है ना। हाँ, अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो जनरली ड्रिवन पाइल्स आर अडॉप्टेड इन ग्रेनुलर सॉइल नॉट इन क्लेस, ठीक है। और अच्छा पहले इसके लिए फिगर देखो, ड्रिवन पाइल होता क्या है। ड्रिवन पाइल देखो, ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना कंक्रीट का ये ब्लॉक दिख रहा है,
सिलेंडर Yes, ब्लॉक, sir. करेक्ट। तो ये एक कंक्रीट का प्री कास्ट ब्लॉक होगा, मतलब इसको हम पहले से ही कास्टिंग करके लेके आएंगे, है ना। और साइट पे क्या करेंगे, इसको हम बोर्ड करेंगे, है ना। देखो इस फिगर में दिख रहा है ना, थ्रू हैमरिंग यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, ड्रिवन कर रहा है, दैट पाइल, दैट ऑल दिस प्रीकास्ट पाइल्स आर ड्रिवन इनटू द पाइल विद दिस मैकेनिज्म, करेक्ट। तो अब बताओ इसको जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आसपास का जो सॉइल होगा, ये आसपास का सॉइल क्या होगा, बता सकते हो आसपास का सॉइल क्या होगा। आसपास का सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट होगा ना, डेंसिफाई होगा। करेक्ट, डेंसिफाइड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऊपर से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेस ले रहा है ना ये, तो यहाँ का सॉइल क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, डेंसिफाइड होगा आसपास का सॉइल ड्रिवन पाइल्स में। तो भाई अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जनरली ड्रिवन पाइल्स आर अडॉप्टेड इन ग्रेनुलर सॉइल नॉट इन क्लेज, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। अभी ये बताओ कि ये जब हमें पता है कि ये ड्रिवन पाइल में कॉम्पैक्शन होने वाला है, ठीक है, तो अब बताओ ये कॉम्पैक्शन किस सॉइल के लिए बेस्ट सुटेड होता है। Silt and clay. ओह माय गॉड, सिल्ट एंड क्ले। ग्रेनुलर Clay, sir. ग्रेनुलर। ओहो सौरभ, Yes, sir. Compaction है, sorry, sir. Consolidation उसके लिए होता है. Compaction हाँ sands करेक्ट, के लिए होता है. Yes, sir. हाँ Yes, sir. कॉम्पैक्शन हमेशा दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल टू सैंडी Sands. सॉइल, करेक्ट, Yes. Yes, है sir. ना। तो Consolidation clay हाँ and silt. कंसोलिडेशन के लिए क्ले में अगर हम कॉम्पैक्शन करेंगे ना तो वो कॉम्पैक्शन नहीं होगा वहां पे, वो एडवर्स मतलब और वो खराब हो जाएगा उसका सॉइल स्टेटा, करेक्ट। अभी देखो Yes, sir. सेकंड रीजन पढ़ो इसका, वाइब्रेटरी लोडिंग हेल्प्स इन डेंसिफिकेशन ऑफ सैंड बट इट हैज एडवर्स इफेक्ट इन क्लेस। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए। करेक्ट ए होगा ना, बिल्कुल करेक्ट, ए इज द, यहाँ क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, है ना। पहले देखो स्टेटमेंट क्या लिखा, ड्रिवन पाइल्स आर एडॉप्टेड इन ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर मतलब सैंडी सॉइल, है ना। अभी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ रीजन तो दे दिया है, क्योंकि सैंडी सॉइल में डेंसिफिकेशन होता है ना, कॉम्पैक्शन से डेंसिफिकेशन होगा। लेकिन अगर ये हम क्ले में करते हैं ड्रिवन पाइल को, तो वहां पे क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है क्ले में, लेकिन क्ले में तो कॉम्पैक्शन कर नहीं सकते है ना वो, और उसका क्या होगा, सॉइल स्टेटा विल बी वर्स कंडीशन, है ना। ठीक है सौरभ, इज इट क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके। नाउ अभी देखो पाइल लोड कैपेसिटी जो है, हमने जैसे सैलो फाउंडेशन में भी पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन। तो सिमिलरली इन पाइल फाउंडेशन देयर आर न्यूमरस वेज, है ना, बहुत सारे वेज हैं इसको फाइंड करने के लिए, इसका आपका क्या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं पाइल लोड कैपेसिटी। तो एक तो आपका स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला, करेक्ट, इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, CNC QNQ 0.5 गामा BN गामा। नेक्स्ट है पाइल लोड टेस्ट, पता है पाइल लोड टेस्ट कैसे होता है आप लोग को, डू यू नो पाइल लोड टेस्ट, हाउ टू दिस पाइल लोड टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड, सौरभ एंड अंकित। नहीं सर, नहीं पढ़ाया गया है। तुम लोग का फाउंडेशन हुआ या नहीं क्लास में, नहीं सर, नहीं हुआ ना, sir. नहीं फाउंडेशन का सब्जेक्ट ही नहीं हुआ है। Sir, नहीं क्या सर। बोले, sir? ओ अच्छा ठीक है, ओके। ये पाइल लोड टेस्ट एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो सेटलमेंट वर्सेस आपका लोड फाइंड करते हैं वहां से एक चलो कोई बात नहीं, एक पाइल लोड टेस्ट है, बता देंगे ये भी कभी, ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो हम पाइल लोड टेस्ट भी पढ़ा देंगे। और एक है पाइल ड्राइविंग फार्मूला, जो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ड्राइविंग फार्मूला कर रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, ये ड्राइविंग, तो इस केस में भी हम इसका जो मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉल हाइट है उस पर हम डिपेंड, उससे हम फाइंड कर लेते हैं पाइल ड्राइविंग फार्मूला, ठीक है। वहां से भी एक फार्मूला जनरेट होता है, एक होता है इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला, एक होता है मॉडिफाइड हीले फार्मूला, अभी देखेंगे हम लोग वो क्या होता है, हाँ सर, वो जानते हैं सर, डब्ल्यू ठीक Yes, एच है, sir. प्लस हाँ। वी एच प्लस और ये एक है होता है। करेक्शन विद पेनिट्रेशन टेस्ट है, और बहुत सारा टेस्ट होता है इन सिटू टेस्ट, है ना, वहां से भी उसके डेटा को कोरिलेट करके हम पाइल लोड कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 मेजर और मोस्ट यूज्ड दिस मेथड टू फाइंड द पाइल लोड कैपेसिटी, करेक्ट। नेक्स्ट है स्टैटिक लोड फार्मूला। देखो ये सब में भी है ना बहुत कुछ पढ़ना है, मैं सिर्फ मतलब वही बता रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, है ना, मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़ना होगा तब मुझे फिर से बोलिएगा, मैं थ्योरी का क्लास ले लूंगा। लेकिन आज हम इस तरह इसको, ये जो क्लास है ना, इसका जो कंटेंट इस तरह हम डिजाइन किए ताकि मोस्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक पाइल फार्मूला। तो अभी हम बताए थे ना कि लोड मैकेनिज्म में जिस जैसे लोड आएगा उसी तरह पाइल भी बिहेव करेगा, पाइल का भी जो बियरिंग कैपेसिटी और इसका जो पाइल लोड ट्रांसफर है ना वो भी
चेंज करता है विथ व्हेन विद दिस टाइप्स ऑफ लोड विच इज बीइंग एक्सर्टेड, है ना, विच इज बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस पाइल। करेक्ट, मतलब जैसा लोड पाइल में होगा सब्जेक्ट, जैसा लोड पाइल पे सब्जेक्ट होगा ना, उसी तरह क्या होगा, पाइल भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के लिए पाइल डिफरेंट टाइप्स, पाइल भी क्या करता है, डिफरेंट बिहेव करता है। करेक्ट, तो सबसे पहले एक तो है बेसिक, जो इसका मोस्ट मतलब बेसिक जो है, और इन जनरल केस हम बोल रहे हैं, अगर इसका वर्टिकल लोड होता है, जनरली वर्टिकल लोड होता है स्ट्रक्चर का, है ना, तो अगर ये वर्टिकल लोड होगा, है ना, ये जो हम केस बता रहे हैं दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन द लोड इज वर्टिकल। करेक्ट, और अगर ये लोड वर्टिकल नहीं होकर ये मतलब इस तरह लेटरल होगा या इसेंट्रिक लोड होगा, तभी इसका बिहेव अलग हो जाएगा। करेक्ट, तो फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किसके लिए, व्हेन द लोड इज वर्टिकल। करेक्ट, तो अगर वर्टिकल लोड होगा तो ये जो पाइल है ना, दिस पाइल विल विल बियर दिस लोड। ये जो लोड को बियर कैसे करेगा, एक तो एंड बियरिंग से करेगा, यहाँ का जो सॉइल है ना, यहाँ का जो सॉइल है ना, दैट विल एक्सर्ट ऑन वन प्रेशर ऑन दिस पाइल। तो एक तो वो हो गया एंड बियरिंग, और एक हो गया यहाँ का जो सॉइल है, ये सब जो सॉइल है, यहाँ का सॉइल है ना, ये वाला सॉइल। करेक्ट, और ये बीच का सॉइल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस पाइल पे ऊपर में फोर्स लगाएगा, मतलब अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। करेक्ट, तो इन जनरल व्हेन द पाइल इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल लोड, देन दैट लोड इज बैलेंस्ड बाय एंड बेयरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन। क्लियर? यस सर। है ना, तो ये बेसिक है। ठीक है, करेक्ट, तो ये हो गया एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन। अभी एंड बियरिंग का कैसे फाइंड करेंगे, तो एंड बियरिंग मान लो ये हो गया कि पी पी मतलब पॉइंट, इसको पॉइंट पॉइंट बियरिंग बोलते हैं ना, पॉइंट मतलब नीचे से एक पॉइंट, तो इसको पॉइंट अल्टीमेट पॉइंट लोड भी बोलते हैं इसको, और एफ मतलब फ्रिक्शन। करेक्ट, तो ये हो गया द टोटल और द पाइल लोड कैपेसिटी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ व्हाट, दिस एंड बियरिंग और पॉइंट दिस पॉइंट लोड प्लस फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन। करेक्ट, ठीक है। यस सर। और इसका भी कैटेगरी बहुत अलग है कि मान लो अगर सिर्फ ये लोड में पॉइंट एंड बेयरिंग बहुत कम है, स्किन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल। करेक्ट, कभी कभी भी मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि पाइल इज फ्रिक्शन पाइल, तो इसका मतलब समझ जाना कि एंड बेयरिंग उसका निगलेक्ट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दैट पाइल इज एंड बेयरिंग पाइल, तो समझ जाना कि स्किन फ्रिक्शन उसका निगलेक्ट करना है। करेक्ट, गॉट इट? यस सर। ओके, तो ये था आपका क्यू पी, ये इसको लिख लो तुम लोग, ये याद रखना। ठीक है, क्यू यू इज इक्वल टू दिस एंड बेयरिंग प्लस फ्रिक्शन पाइल। अभी याद है ये सर, हाँ, याद है सर। अभी एंड बेयरिंग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका जो जनरल फॉर्म है, ये भी हमारा जो सैलो फाउंडेशन में पढ़े थे तरजागी का, सीएनसी क्यू एन क्यू 0.5 गामा बी एन गामा। करेक्ट, लेकिन पाइल में क्या होता है, ये जो दोनों जो समेशन है ना, ये है ना क्यू एन क्यू, ये काफी ज्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, 0.5 गामा बी एन गामा। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर पाइल के लिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बचता है दैट इज ओनली फॉर पाइल कंडीशन, फॉर पाइल फाउंडेशन वी कंसीडर ओनली दिस टू टर्म, सीएनसी प्लस क्यू एन क्यू। ये सारा टर्म पता है, सी इज द क्वेश्चन, एनसी इज द क्या है उसका बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर, है ना, क्यू मतलब ओवरबर्डन प्रेशर, और एन क्यू दैट इज अगेन बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। करेक्ट, यहाँ पे लिखा है देखो, क्यू पी यू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। करेक्ट, नाउ अभी ये देखो, ये तो आ गया हमारा क्यू पी यू, है ना, ये तो अल्टीमेट लोड हो गया हमारा। लेकिन अब टोटल लोड निकालना है ना, क्यू पी यू निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम, बताओ? रिस्पेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। रेस्पेक्टिव एरिया। करेक्ट, तो रेस्पेक्टिव एरिया तुम देखो यहाँ पे, इसका रेस्पेक्टिव एरिया क्या है एंड बियरिंग में, इसका बेस का एरिया होगा ना, सॉइल का बेस का एरिया, मतलब यस सॉरी सर। पाइल का बेस का एरिया, है ना। तो पाइल का जो मान लो ये स्क्वायर इन शेप है, सॉरी सर्कुलर इन शेप है, मान लो ये सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, 5/4 ds स्क्वायर। करेक्ट, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और इसका ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ए पेरीमीटर सरफेस इनटू एरिया, हाइट। करेक्ट, पाई इंटू डी इंटू एल, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा यस। आपका पेरीमीटर, और इसको बोल सकते हैं एस, और ये हो गया आपका क्या, बेस एरिया, दैट इज ए बी। करेक्ट, नाउ तो अभी क्या आ गया यहाँ पे देखो, तो क्यू पी यू हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, और ए बी तो सिंपल बेस एरिया हो गया आपका। अभी फ्रिक्शन एरिया, है ना, सॉरी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो फ्रिक्शन का भी आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो इसका जो मोस्ट जनरल इक्वेशन है ये आपका हो गया क्यू पी यू ए बी प्लस एफ एस ए एस। करेक्ट, तो क्यू पी यू पता चल गया हमें कैसे निकालना है, ए बी तो दैट इज नथिंग बट द व्हाट, बेस एरिया, एस तो एरिया ही है स्किन फ्रिक्शन, एफ एस।
अभी एफएस कैसे निकालते हैं? तो एफएस के लिए 10th क्लास में और 11th क्लास में फ्रिक्शन पढ़े थे ना। मान लो ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, और ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। अभी मुझे बताओ इस पे फ्रिक्शन मान लो इस तरह मान लो ये फ्रिक्शन है, ये इस पे पी ऐसे लग रहा है। तो अब मुझे बताओ इस पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू वेरी गुड, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉट mg, है ना, इसका नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। अभी इसी को, इस फिगर को ना तुम थोड़ा सा इसको हम वर्टिकल कर दो, मान लो इस तरह ये कर दो, ठीक है। तो ये मान लो पाइल है आपका, ठीक है, और ये सॉइल है, ये आपस में ये क्या है, ये सब सॉइल है, ठीक है, ये सब सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, इसका जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? म्यू इंटू एन। तो म्यू को हम लोग याद है 11th में क्या लिखते थे? दैट इज tan के टर्म में लिखते थे ना, tan डेल्टा या tan फाई, याद है? यस सर, यस सर। तो देखो ये म्यू की जगह tan फाई लिखा है, ये वाला। और n मतलब नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा इसका? हॉरिजेंटल फोर्स हो जाएगा ना, यस सर। करेक्ट। तो यही लिखा है हॉरिजेंटल फोर्स, बस यही तो 11th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है, नथिंग मोर देन दैट, है ना। अब ये बताओ कि हॉरिजेंटल फोर्स एट एनी डेप्थ इन सॉइल कैसे निकालते हैं, याद है? के इनटू सिग्मा भाई। के इंटू सिग्मा वी, है ना। सिग्मा वी क्या है? वर्टिकल प्रेशर, और के क्या है? अर्थ प्रेशर सर वो भी कांस्टेंट, हाँ कोफिशिएंट यस ऑफ अर्थ प्रेशर, है ना। अभी एक्टिव है पैसिव है वो सॉइल कंडीशन पे उसका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे क्या पता है, के इज द अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ये, यस सर, आ गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो, अभी देखो यहाँ इस पॉइंट पे सिग्मा एच अलग होगा, इस पॉइंट पे सिग्मा एच अलग होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एच का एवरेज ले लेते हैं, है ना। तो सिग्मा एच पे डिपेंड कर रहा है एफ एस, करेक्ट। तो यहाँ पे एफ एस क्या होगा? जनरली जीरो होगा, क्योंकि सिग्मा एच तो क्या करता है, ये लिनियरली वेरी करता है ना, याद है ना। सिग्मा एच इक्वल टू व्हाट? के इंटू सिग्मा वी इज इक्वल टू के इंटू गामा इंटू एच, है ना। जनरल इक्वेशन है ये, मतलब जनरल इक्वेशन है। तो ये के उसका कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट, और एच पे इसका लिनियर वेरी करता है। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसीलिए जब एवरेज हम फाइंड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा ना वो हमेशा हम एवरेज लेते हैं, करेक्ट। तो क्यू एफ इक्वल टू फ्रिक्शन एवरेज इंटू व्हाट? एस, दैट इज सरफेस एरिया, है ना। फ्रिक्शन एवरेज तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन फ्रिक्शन, हाउ टू कंप्यूट द स्किन फ्रिक्शन। तो स्किन फ्रिक्शन आ गया, तो बताओ हमें स्किन फ्रिक्शन आ गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्यू अल्टीमेट आ जाएगा। तो दैट इज योर व्हाट? पाइलोट कैपेसिटी, गॉट इट यस सर। नाउ। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या है? अ सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल, देखो फ्रिक्शन पाइल लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन पाइल यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? स्किन फ्रिक्शन, एंड बेयरिंग जीरो हो स्किन जाएगा। फ्रिक्शन। एंड बियरिंग जीरो हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो इसका अगर हम इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? तो इसका तो सबसे पहला बेसिक इक्वेशन क्या है? पेरीमीटर इनटू हाइट इनटू हाँ, यूनिट फ्रिक्शन। नहीं पहले तो ये इक्वेशन ये वाला, है ना, क्यू पी यू इंटू ए बी, है ना। दिस इज क्यूब ए बी प्लस एफ एस इंटू एस। तो सिंस ये जो सॉइल है ये फ्रिक्शन पाइल है, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो अभी सिर्फ हमारा क्या होगा? एफ एस इंटू एस, करेक्ट। और एफ एस का मतलब क्या होता है? एफ एस का मतलब क्या होता है बताओ? के, अभी बताया हमने, के इंटू सिग्मा एवरेज इंटू टेन क्या फाई, और डेल लिखते डेल, हैं, हाँ। डेल और फाई, है ना, जो भी डेल, करेक्ट। तो यहाँ पे खैर डेल लिखा हुआ है। तो के का वैल्यू गिवन है, देखो तो 2.7 सिग्मा एवरेज कैसे निकालेंगे, बता सकते हो कोई? देखो मान लो ये सॉइल स्ट्रेटा है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल, करेक्ट। ये मान लो ये पाइल है आपका, 200। ठीक है। तो यहाँ पे बताओ मुझे इस पॉइंट पे सिग्मा वर्टिकल क्या होगा? जीरो। जीरो, जीरो। करेक्ट। इस पॉइंट पे सिग्मा वर्टिकल क्या होगा? गामा इनटू गामा एच। इंटू डी, करेक्ट। 400। तो गामा कितना है? 20 है, और डी कितना है? 20 मीटर है। तो 20 इंटू 20 क्या हो गया? 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये लीनियर वेरी करता है, और ये पता है आपको गामा डी, ये तो डी दिख रहा है ना, लीनियरली वेरी। तो यहाँ जीरो है और यहाँ 400 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका? 200। 200। करेक्ट, 0 प्लस 400
बाई 2 और tan डेल, और डेल का वैल्यू क्या है बताओ 2 फाइव बाई 3, डेल का वैल्यू है 2 फाइव बाई 3, तो फाइव का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 2 इंटू 30 बाई 3 मतलब क्या 10 डिग्री, करेक्ट, 10 सॉरी 20 20 डिग्री 20 है, तो 10 20 डिग्री, बस सॉल्व इट, सॉल्व इट क्या होगा बताओ, इसको सॉल्व करो। सो दिस इज योर स्किन फ्रिक्शन, ठीक है ना। हेलो, हेलो, यस सर, यस यस क्लियर, सर। सर। ओके, तो ये था इजी था ना, ये टफ लगा आपको, नहीं सर। नो सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पाइल्स इन क्ले, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, अंकित और सौरभ के अलावा और कोई भी है क्या, Yes, sir. ओके ओके, ओ ओके, सो ये सबको समझ में आया ना, ये कैसे कैसे लिखा मैंने, Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा ना, कोई भी टर्म समझ में नहीं आएगा, जिसका फर्स्ट क्लास भी है ना, जो सॉइल नहीं भी पढ़े हैं बिल्कुल, उसके लिए भी एक क्लास है, ठीक है, एक भी टर्म नहीं आएगा, जस्ट आस्क मी, ओके। तो ये था आपका फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन अगर तो ये आपका एक मेथड हो गया क्यू पाइल लोड कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, है ना, व्हेन द ऑल द डेटा रिलेटेड टू दिस फ्रिक्शन इज गिवन, है ना। एक दूसरा और भी क्या है आपका मेथड, मेथड आपका है ये भी मेथड, ठीक है ना, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी यू, है ना, इसको बोलते हैं क्या, एंड बियरिंग, और इसको बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये बस आप क्या कीजिए, इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, करेक्ट, ठीक है। अभी ये क्या है आपका फॉर जनरली इन क्ले सॉइल होगा, ठीक है ना, क्योंकि सैंड में तो सी जीरो हो जाएगा, करेक्ट, तो दिस इज द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी इज इक्वल टू द इंड बेयरिंग प्लस स्किन फ्रिक्शन, वेयर इंड बेयरिंग इज व्हाट सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, करेक्ट, सी क्या है अंडर कोएशन, एनसी का वैल्यू हमेशा याद रखना 9, ये सैलो फाउंडेशन वाला नहीं है तरजागी, जो एनसी का वैल्यू 5.7 1 और 0 होगा, नहीं ठीक है, पाइल फाउंडेशन में जब पढ़ रहे हैं तो एनसी का वैल्यू 9 याद रखना, ठीक है, और अल्फा एक मोबिलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है सर ना, ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए 9 होता है ना, फिर एनसी का वैल्यू। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हम वो जो हम लोग पढ़े थे ना सबके लिए होता हाँ वो सैलो फाउंडेशन के लिए था, है ना, सैलो फाउंडेशन के लिए अलग था पूरा, कि रेक्टेंगुलर के लिए इतना होगा, उसके लिए रेक्टेंगुलर स्क्वायर और स्ट्रिप के लिए अलग अलग फॉर्मूला था ना, लेकिन ये पाइल फाउंडेशन, ये इसको पूरा अलग आप याद रखिए, ठीक है, इसको पूरा का पूरा अलग याद रखना, लेकिन for any types of soil regardless of the shape of the pile the value of NC will be 9, correct सौरभ, ये सर लेकिन हम कहीं देखे थे सर, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ नहीं उस शायद सैलो फाउंडेशन में आप देखोगे कि एनसी का वैल्यू 5.7 था, है। लेकिन स्केम्पटन थ्योरी हाँ होता है। हाँ है ना, और तो वो स्किम्टन्स में आता है हाँ सर। स्केम्पटन है, मेयर ऑफ्स है, बेसिक्स है, ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना अपना एक वैल्यू दिया, ठीक है, इस क्लास में भी हम देखेंगे, जैसे ये तो एनसी है तरजागी है, ठीक है, मेयर्स ऑफ के लिए अलग है, ठीक है, और भी दो तीन साइंटिस्ट अभी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी ए, अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो इस फॉर्मूला पे काफी चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, अभी हम देखेंगे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मान लो बोलेगा कि द पाइल इज स्किन फ्रिक्शन, तब क्या करेंगे, इस टर्म को जीरो कर देंगे, है ना, ठीक है, तो अभी देखो मान लो यस ये सर। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अब प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल साइज आपका दे दिया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, अब बताओ ये स्क्वायर हो गया ना, 50 इंटू 50 दे दिया, अगर यस डायमीटर ऑफ 50 लिखता तो सर्कुलर होता, तो ये तो समझ में आ रहा है स्क्वायर है 50 इंटू 50 का, टू बी ड्रिवन इनटू क्ले स्ट्रेटा हुज अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज 120, तो पता है ना अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और सी में क्या रिलेशन है,
Yes, sir. Q by 2. अच्छा करेक्ट, क्यू यू इक्वल टू व्हाट, 2cu, है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, c इक्वल टू क्यू बाई टू, ये भी बोलते हैं। Q by 2. हाँ, Yes, sir. वो आपको कौन सा इस थ्योरी में पढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, जब सॉइल वो पढ़ रहे होंगे तो वहां पे Confined compression strength. करेक्ट, जो यूसीएस टेस्ट हमारा अनकन्फाइंड जो टेस्ट है ना, होता है ना, जिसमें Yes, sir. अच्छा, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कि जब अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़े थे उसमें आपका सिग्मा 3 का वैल्यू क्या क्या था? 0 0, sir. 0. हाँ चलो, याद है, वेरी गुड। खैर ठीक है, वो उस चैप्टर में पढ़ना। तो फिलहाल हमको बस इतना याद रखना है कि जो क्वेश्चन होगा दैट इज हाफ ऑफ द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, ये जनरली फॉर क्ले होता है, ऑब्वियसली सैंड के लिए तो 0 ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी पूछा है कंप्यूट द लेंथ ऑफ पाइल रिक्वायर्ड टू कैरी सेफ वर्किंग लोड ऑफ 450 किलो न्यूटन, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया और एडिशन फैक्टर 0.6 दे दिया है, करेक्ट। तो अभी ये बताओ, इसका जो फॉर्मूला है, आपका जो फॉर्मूला ये है ना, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, खैर मैं लिख देता हूँ, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, है ना। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, सिंस ये क्या हो गया आपका, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ द पाइल निकालना है ना, 68 ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये क्यू यू क्या है, व्हाट इज दिस क्यू यू, व्हाट इज दिस क्यू यू, अल्टीमेट है ना, दैट इज अल्टीमेट, यस Ultimate. करेक्ट। yes, हाँ, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारा, वर्किंग लोड दिया हुआ 450 किलो न्यूटन, तो 2.5 हाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ करेक्ट, तो हमें पता है क्यू अल्टीमेट इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, Into factor safety. तो अल्टीमेट को हम क्या लिखते हैं, 450 इंटू Into 2.5. 2.5, करेक्ट। नाउ सेकंड में क्या, सी का वैल्यू क्या होगा बताओ, 55 ये देखो 55 गुने अनकन्फाइंड, हाँ करेक्ट, 9. अनकन्फाइंड 110 दे दिया है, तो हाफ हो जाएगा उसका, 110 बाई 2 दैट इज 55। एनसी का वैल्यू देखो गिवन है, नहीं गिवन तो हमें याद रखना है, एनसी का वैल्यू 9 होता है, 9. ठीक है। इनटू ए बी क्या होगा, बेस एरिया उसका, तो ये देखो स्क्वायर, 0.5 हाँ स्क्वायर करेक्ट, 0.5 का स्क्वायर मीटर में है, सब लिख रहा है, तो हम इसको मीटर में करेंगे, प्लस प्लस 0.6. अल्फा, मोबिलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका, 0.6, करेक्ट। सी अगेन 55, 55. करेक्ट। और एस मतलब क्या हो गया इसका, सरफेस एरिया, Perimeter into height. तो पेरीमीटर इंटू अर्थ, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इंटू 4 इंटू 4 साइड होता है, into 0.5 और इंटू हाइट, into हाइट ही तो L. हमें निकालना है एल, तो बस इसको यही तो सॉल्व, निकालना हाँ करेक्ट, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एल का वैल्यू आ जाएगा आ आपका जाएगा सर. 15.17 मीटर। क्लियर स्वाति? यस सर Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था ना, समझ में आ गया अंकित? यस सर अभी देखो ये तो क्वेश्चन को कितना लाइन में बनाए हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और ये कहाँ पूछा गया, देखो क्वेश्चन, आइए करेक्ट है ना, 8 मार्क्स का, ठीक है। तो हालांकि जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ईएस में, है ना, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, द अल्टीमेट लोड इज दिस, पूरा सब्जेक्टिव वाइज में लिखना है ना, इस तरह शॉर्टकट नहीं लिख देना है, ठीक है। जब आप सब्जेक्टिव यूज करेंगे तो जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है ना, जब सब्जेक्टिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली ये तो 1 लाइन आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रिक्शन पाइल है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, End bearing 0. करेक्ट, मतलब एंड बियरिंग 0, तो कौन सा टर्म, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो बचेगा हमारे पास ये टर्म सिर्फ, करेक्ट। तो अभी हमसे पूछ रहा है क्या, इसका सेफ लोड पूछ रहा है ना, तो अल्टीमेट फाइंड करेंगे, उसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अल्टीमेट फाइंड कर लेते हैं, अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.7, करेक्ट, 0.7 इनटू अनड्रेन्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहीं दिया हुआ है, यूनिट एडिशन डेवलप्ड बिटवीन क्ले एंड पाइल शाफ्ट इज 4 टन पर मीटर स्क्वायर, इंटू 4 इंटू एस का क्या हो जाएगा बताओ, ये डायमीटर मतलब सर्कुलर पाइल है, तो इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू हाइट, पाई इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ इज व्हाट, 10 meter. 10 मीटर, करेक्ट। तो इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, इसका आ जाएगा आपको 26.39 टन, है ना। तो ये तो अल्टीमेट आ गया, तो अभी सेफ लोड क्या हो जाएगा, सेफ लोड के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 26.39 60. डिवाइड बाय 2.5 कर देंगे, है ना।
तो ये आ जाएगा Oh, sorry. 10.56 टन, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस अभी ये जो इक्वेशन है ना, अब इसी पे देखो कितना सारा क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पर। कभी एंड बेयरिंग जीरो, कभी फ्रिक्शन जीरो, या फिर कभी दोनों भी रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। ये भी बस एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, अ सिंगल पाइल डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, और अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 100 दिया है, मतलब क्वेश्चन इसका 50 हो जाएगा, करेक्ट। अभी पूछ रहा है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, नेग्लेक्ट एंड बेयरिंग। बस, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगेन इसका तो हमें क्या पता है, इसका क्यू यू इक्वल टू वॉट, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, करेक्ट। ये तो जीरो हो गया हमारा। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ लिखा हुआ है एंड बियरिंग को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो बचा हमारे पास सिर्फ स्किन फ्रिक्शन। तो अल्फा का वैल्यू 0.8, कोहेशन का वैल्यू 100/2 इंटू सरफेस एरिया। अभी क्या देखो, डायमीटर मतलब पाई इंटू 0.5 इंटू लेंथ 15। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 942 किलो न्यूटन। First, yes, sir. 942. इजी है ना, Yes, ठीक sir. है। अभी देखो नेक्स्ट, स्क्वायर पाइल दिया है, उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ गिवन है, सी क्वेश्चन का वैल्यू गिवन है, मोबिलाइजिंग फैक्टर गिवन है। व्हाट इज द लोड कैरिड बाय द पाइल बाय स्किन फ्रिक्शन ओनली। अगेन कुछ नहीं करना, क्यू यू इक्वल टू व्हाट, सी एन सी ए बी प्लस। अच्छा, ये हम फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुम लोग को याद हो जाए बार बार लिखने से, ठीक है ना। ये जीरो हो गया। अगेन जीरो क्यों हुआ स्वाति, सर क्योंकि स्किन स्किन फ्रिक्शन लिखा फ्रिक्शन। है, करेक्ट। अल्फा का वैल्यू क्या है, 0.8। अच्छा, ये अल्फा कभी कभी मोबिलाइजिंग फैक्टर एम भी लिखता है, ठीक है, या एडिशन फैक्टर। तो अल्फा 0.8, सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, एस मतलब सरफेस एरिया पाई, सॉरी ये देखो क्या है, स्क्वायर पाइल है ना, तो स्क्वायर पाइल के लिए क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, 48 आ जाएगा. है ना। तो दैट इज 4, मतलब क्या हो जाएगा ये, 0.3 का स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू ये हो स्क्वायर गया, नहीं हाँ इंटू 4. 4 इंटू दिस वन, है ना। पेरीमीटर है ना, 4 इंटू साइड इंटू 4 इंटू लेंथ 10 मीटर। बस इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा ये सबको सॉल्व करने के लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए। देखो 4 तिये 12 हो गया, ये यहाँ से यहाँ पॉइंट गया, 4 तिये 12, 12 पचे 60 और 8 छक 48। इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, है ना अंकित। यस सर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखो क्या है, एक क्वेश्चन बताओ कैसे फाइंड होगा। ये क्वेश्चन देखो, बताओ क्या है। हमें क्या है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ 10 मीटर लॉन्ग का क्रॉस सेक्शन है दिया हुआ, और क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्टीमेट वैल्यू इसका दिया हुआ है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, है ना। अभी पूछ रहा है कि उसी सॉइल पे, है ना, उसी सॉइल के लिए अगर हम पाइल का साइज, क्रॉस सेक्शन साइज अगर हम ये कर दें, चेंज कर दे और उसका लेंथ चेंज कर दे, तब अल्टीमेट लोड कैपेसिटी क्या होगा। तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सी एन सी ए बी प्लस सर अल्फा फर्स्ट सी। वाले से अल्फा निकालेंगे वेरी और गुड, उसके बाद सेकेंड में पुट कर देंगे. बस ये करना है। तो फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, क्यू यू का वैल्यू 700 दिया हुआ है, सी का वैल्यू तो क्वेश्चन गिवन है, एनसी पता होता है हमें क्या 9, ए बी पता है हमें, स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए बी पता हो गया। सी तो अगेन 40 पता है, सी का वैल्यू क्या है 40, एस 4 इंटू 0.5 इंटू लेंथ। तो यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी अल्फा का वैल्यू आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, है ना। तो वहां से क्यू अल्टीमेट आ जाएगा। सॉल्व करना है मुझे या आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा हो सर. गया। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A pile of 0.5 meter diameter, length 10 meter है, is embedded into deposit of clay. Undrained कोएफिशिएंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है, दैट इज 0, है ना। 5 0 होता है, ऑब्वियसली 5 0 नहीं भी दिया होता तो हमें पता है कि क्ले के लिए 5 0 होता है, ठीक है। स्किन फ्रिक्शन पूछ रहा है अगेन, तो अल्फा सी एस, है ना, क्यू यू इक्वल टू व्हाट, या क्यू स्किन फ्रिक्शन, बी सर. क्यू एफ 565 इक्वल टू व्हाट, दैट इज अल्फा सी एस, है ना। तो 0.6, सी का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, 60 60, करेक्ट। 60। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू पाई इंटू इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 10. 10। तो बस इसके लिए तो अगेन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अच्छा पाई है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 565।
क्लियर यस सर। है ना। 565 किलो न्यूटन, 0.5 आता है इसका एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो 565 किलो न्यूटन इसका आ गया आपका लोड। ठीक है, स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी फॉर दिस कंडीशन। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा, गेट 2008 में। अगर फॉर्मूला यूज होगा तो कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ES 2013 में पूछा है क्या, अ सिंगल पाइल 50 सेंटीमीटर डायमीटर 16 मीटर लॉन्ग है, ड्रिवन इन क्ले, अगेन अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 100 दिया हुआ, तो क्वेश्चन इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 50। अल्टीमेट लोड कैपेसिटी निकालना है, नेग्लेक्टिंग एंड बेयरिंग। यहाँ भी देखो एंड बेयरिंग को नेग्लेक्ट करना है, मतलब अल्फा सी एस, सिंपल क्यू अल्फा इंटू सी इंटू एस। अल्फा का वैल्यू कितना 0.75, सी का वैल्यू कितना 100/2 दैट इज 50, एस का वैल्यू क्या है डायमीटर मतलब पाई इंटू 0.5 इंटू लेंथ 16। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो आंसर इसका क्या आएगा, दैट इज 940 940। आ गया ना, 940 किलो न्यूटन। बस दैट किया इज है ये सब कुछ। अच्छा। अभी देखो डायनेमिक पाइल फार्मूला, अभी क्या है डायनेमिक पाइल, जो हमने अभी बोला था डायनेमिक पाइल फार्मूला के लिए दो कंडीशन है, एक इंजीनियरिंग नीज फार्मूला, एक मॉडिफाइड हेले फार्मूला, है ना। देखो तो इंजीनियरिंग नीज फार्मूला में क्या है, WH डिवाइड बाई एफ एस प्लस, ये फार्मूला आपको डिराइव कहीं से नहीं होगा, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, है ना। W इज द वेट ऑफ हैमर, H इज द फ्री फॉल, F फैक्टर ऑफ सेफ्टी, S है आपका उसका पेनिट्रेशन, है ना। ठीक है, लास्ट ब्लोज में कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, करेक्ट। C है इंपेरिकल फैक्टर, करेक्ट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली 6 लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखो 6 ले रहे हैं, ओके। जो हैमर है ना, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ हैमर द वैल्यू ऑफ C चेंजेस। फॉर ड्रॉप हैमर वी यूज 2.5, फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर वी यूज 0.25, करेक्ट। अगेन इसका भी एक और फॉर्मूला है अलाउेबल के लिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो खैर जो मेजरली पूछता है ना, इसी दो फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज करते हैं, तो अभी अभी बताया ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज करते हैं, 6 यूज करते हैं। तो ये 6 है, इसका आंसर दैट इज D6। अच्छा फास्ट नहीं है ना, या और स्लो करना है कुछ, नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। हाँ ओके। अगर आपको लगे कि हम फास्ट जा रहे हैं ना तो आप बोलिएगा, ठीक है। नहीं सर, ठीक है सर। ओके हाँ। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़िए, अ ड्रॉप हैमर इज यूज्ड वुडन पाइल, है ना। और क्या है, हैमर हैमर का वेट दिया दैट इज W गिवन है, फ्री फॉल 8 मतलब H गिवन है, द पेनिट्रेशन इन द लास्ट ब्लो दैट इज S 12 mm गिवन है, व्हाट इज द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द लोड। बस इसका फॉर्मूला लगाना है आपको, तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फॉर्मूला भी पढ़े ना, WH बाई F इंटू S प्लस C, ठीक है। तो W का वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे, 25 है ना, 25, 90 सर, डी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है आगा, ये 0.8 मीटर है ना, 0.8 मीटर, लेकिन देखो यहाँ पे मिलीमीटर है ना, तो हमें अच्छा एक सेकंड पहले इसको हम क्या करते हैं, F तो 6 है ना, और S ये जो है ना S, इसको हमेशा ना सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 mm को क्या लिखेंगे हम 1.2, 1.2 है ना। प्लस और ये 2.5। C का वैल्यू क्या होता है 2.5 हमेशा, है ना। ये S क्या होगा, S इन सेंटीमीटर, ठीक है ना, S इन सेंटीमीटर होगा, तो C का वैल्यू 2.5 होगा, ठीक है। तो 2.5, तो सिंस ये सेंटीमीटर में है तो हमको ऊपर वाला जो H फ्री फॉल है उसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना, तो इसको 100 से 80 मल्टीप्लाई, बस इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 90 किलो 90 न्यूटन, आएगा सर। है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो मॉडिफाइड हीले फार्मूला, इसमें भी एक फार्मूला है, W वेट ऑफ द हैमर, H अगेन फ्री फॉल, N इफिशियंसी, S अगेन दैट इज पेनिट्रेशन इन द लास्ट ब्लोज, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। ये कुछ करेक्शन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये एकदम डायरेक्ट फार्मूला पे है। अभी ये जो फार्मूला है ना, ये आपको याद रखना है, बस इसका ये डेरिवेशन वगैरह कुछ उतना पढ़ना नहीं है, जरूरी नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला डायरेक्टली, R इज इक्वल टू WH इफिशियंसी ईटा डिवाइड बाई S प्लस C/2, कोई बहुत लेंदी फार्मूला नहीं है ना, ठीक है। नहीं सर। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमें, मतलब इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ना Q, दैट इज WH ईटा डिवाइड बाई क्या था S प्लस C/2, यही था ना, देख लो एक बार थोड़ा सा, S प्लस C/2 यही है,
बस इसी पे रख दो, आंसर आ जाएगा आपका सारा। S प्लस सी बाई टू। W का वैल्यू 50 रखना है, H फ्री फॉल 1 मीटर है ना, इफिशियंसी इसका कितना है 0.6, ठीक है, ये 4 मिलीमीटर, और ये आपका है C 6 बाई कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। हेलो, यस सर, सी बी यस आएगा सर। आंसर सर। ठीक है, 4285 पॉइंट समथिंग समथिंग। ओके, है ना। तो ये देखो mm में है ना, ये mm में है, तो ये क्या करेंगे ऊपर H को लिखना, हाँ 50 सेंटीमीटर में। इंटू, ये देखो अगर mm में लिख रहा है ना, देखो यहाँ पर तो अगर ये mm में लिख रहे हैं तो ये भी mm में होगा ऑब्वियसली, जो यूनिट नीचे होगा मतलब यूनिट को सेम रखेंगे हम। तो 1 मीटर इंटू 10 टू द पावर 3, इसको मिलीमीटर में हो गया। इफिशियंसी कितना है 0.6 डिवाइड बाई एस का वैल्यू कितना है 4 मिलीमीटर, प्लस सी कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना क्वेश्चन एंड ग्राउंड, है ना, इसका Three. टेम्पररी कंप्रेशन ऑफ द पाइल क्वेश्चन एंड दिस ग्राउंड इज 6 मिलीमीटर, तो 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। Three. बस इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर दिस 4285.7 किलोमीटर। स्वाति, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अभी क्या करते हैं, पाइल कंस्ट्रक्शन जब भी करेंगे, है ना, तो एक क्या है हमारा, पाइल इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन ग्रुप, है ना, पाइल हमेशा ग्रुप में हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप में करेंगे तो ऑब्वियसली जब बात ग्रुप की आ गई तो हमें ग्रुप इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी यू ऑल नो, दैट इज द QUG। मतलब क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, पूरे जैसे मान लो ये हमारा पाइल है, ये हमारा पूरा सॉइल है, ठीक है, एक पाइल, दो पाइल, तीन पाइल, और ये मान लो ये हमारा ग्रुप ऑफ पाइल, 2 कॉलम्स और 3 रोज, ये ऐसे पाइल है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 6 पाइल को एक पाइल मानकर हम QUG फाइंड करेंगे, ठीक है, पूरे पाइल को एक पाइल मानकर QUG, है ना। देखो U मतलब अल्टीमेट, G मतलब ग्रुप, ठीक है। तो पूरे पाइल को हम एक पाइल मान लिया और इसका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। और एक सिंगल पाइल का हम निकालेंगे, सिंगल पाइल का आप तो पता है, अभी हमने फाइंड किया कैसे, CNCAB प्लस अल्फा CS से, ठीक है, और उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा N इंटू QU, ओके। तो दिस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इन ग्रुप divided by number of piles into ultimate bearing capacity or ultimate pile load capacity of a single pile is called group efficiency, है ना। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं बता दो, QUG by N को हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हो, ये पूरे ग्रुप का एक अल्टीमेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पाइल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज, एवरेज एवरेज ग्रुप, एवरेज क्या हो सकता है, एवरेज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, करेक्ट, डिवाइड बाय सिंगल अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल, है ना। तो यही हो गया आपका इफिशियंसी, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर है कि इसका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, है ना, इसका इफिशियंसी 1 से ज्यादा कब होगा, 1 से कब कम कब होगा, तो ये सब हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है इफिशियंसी, ग्रुप इफिशियंसी, दैट इज द व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ एवरेज pile load capacity of the load capacity of the pile group divided by the load capacity of a single pile, और QUG by NQU। तो QU तो अभी हमने पता कर लिया कि कैसे फाइंड करते हैं, CNCAB प्लस अल्फा CS से, ठीक है। और QUG अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी इसका आंसर बताओ क्या होगा, efficiency of a pile group is defined as ABCD, just read the option and tell me what will be the answer। D, sir. D. वेरी गुड, डी होगा इसका आंसर। दैट इज एवरेज लोड कैरिड बाय अ पाइल इन द ग्रुप डिवाइड बाय लोड कैरिड बाय सिंगल पाइल, सिंपल। QUG बाय N हो गया इसका क्या, एवरेज, और ये QU एक हो गया सिंगल, यही होगा आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ अभी ये क्वेश्चन है, देखो द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल फिक्शन पाइल इज 200 किलोन्यूटन, what is the total load carrying capacity of a group of 9 such piles with a group efficiency factor of 0.8। तो अभी हमने पढ़ा n equal to what, QUG by n into QU। अभी ग्रुप efficiency क्या दिया हुआ है, देखो efficiency factor 0.8। what is the load carrying capacity of individual friction pile is, sorry, the load carrying capacity of individual का दिया हुआ है 200, तो QUG निकालना है ना, इसमें QUG निकालना है हमें। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पाइल्स कितना है
9 पाइल्स इंटू 200 बस। तो क्यू यू जी यहाँ से निकल जाएगा ना, 9 दूनी 18 और 18 8 144। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इसी तरह कैलकुलेशन करना है, ठीक यस है। सर 9 दूनी 18, 18 8 144, 8 8 64, 8 1 8 और 6 14। ये सब कैलकुलेशन आता ना करने यस स्वाद। सर Yes, sir. हाँ ऑब्वियसली ये सब तो हम लोग को आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्यू यू जी 1440, करेक्ट, 1440 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, अभी ये देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार। पढ़ लिए? देखो क्या है, ग्रुप ऑफ 16 पाइल, 16 पाइल का एक ग्रुप है, 10 मीटर लेंथ है, 0.5 mm डायमीटर है, करेक्ट। इंस्टॉल्ड इन अ 10 मीटर थिक स्टिफ क्ले, ओके, अंडरलेन बाय रॉक। द पाइल सॉइल एडहेशन फैक्टर अल्फा का वैल्यू 0.4 है, करेक्ट। एवरेज शियर स्ट्रेंथ 100 है, ओके। नाउ 100 शियर स्ट्रेंथ 100 है, ओके, एट द बेस, ठीक है। अच्छा ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, एवरेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द साइड, मतलब जब हम पाइल फाउंडेशन हम जब अभी पढ़ रहे थे, है ना, थोड़ा ये फिगर थोड़ा इसको हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे एक बार। जैसा ये पे मिलेगा ना, ये ऐसा देखो, मान लो ये पाइल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है अंकित? बेस सर, हाँ एंड बियरिंग, और यहाँ पे लगता है आपको क्या, स्किन फ्रिक्शन, साइड फ्रिक, करेक्ट, स्किन फ्रिक्शन। तो अगर सपोज इफ, अगर यहां से लेकर यहां तक सॉइल अगर एक ही टाइप का सॉइल है, तब तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी एक होगा, यहाँ का भी सी सेम होगा, यहाँ का भी सी सेम होगा। लेकिन मान लो सॉइल यहाँ तक एक सॉइल स्टेटा है, यहाँ तक दूसरा सॉइल स्टेटा है, यहाँ तक तीसरा सॉइल स्टेटा है, तो सबका अलग अलग C1 C2 C3 होगा ना, ठीक है, अलग अलग होगा ना। तो जब ऐसे होगा ना, तब हम अलग अलग फाइंड करते हैं C1 C2 C3। यहाँ का स्किन फ्रिक्शन फाइंड करेंगे एक बार, फिर यहाँ का स्किन फ्रिक्शन फाइंड करेंगे एक बार, फिर यहाँ का स्किन फ्रिक्शन एक बार फाइंड करेंगे, है ना, फिर तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि स्किन फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट पे, सी का वैल्यू पे। तो मोस्ट प्रॉब्लम में सी का वैल्यू सेम दे देता है ना, अगर सेमेस्टर एग्जाम में या फिर ईएस के सब्जेक्टिव एग्जाम में, या फिर कभी कभी आपका C1 C2 C3 का वैल्यू अलग अलग दे देता है, ताकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, करेक्ट। तो ये हमेशा याद रखिएगा आपको। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि सी का वैल्यू थ्रू आउट सेम ही रहता है, यहाँ का भी सर हाँ। सर अगर सी एवरेज निकाल लेते हैं उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर सकते नहीं हैं नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं निकालना है, सी एवरेज वैसे नहीं जैसे निकालना, सी हाँ। क्वेश्चन में सी अगर वन एच वन सी हाँ, टू एच टू बाई टोटल एच करते हैं ना सर नहीं 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 वैसे नहीं करेंगे, है ना। वो फॉर्मूला देख लो, अल्फा इंटू सी इंटू एस। हाँ तो वहां से तो एस तो नहीं, तो डिपेंड करता है एस का भी क्या है ना, ठीक है। तो उस तरह नहीं करेंगे, अल्फा सी एस 1 करेंगे, अल्फा C1 इस तरह निकालेंगे, ठीक है। इसका मान लो अल्फा के यस वैल्यू सर अलग समझ होगा, अल्फा C1 AS1, हाँ तब अलग अलग करना ठीक पड़ेगा है, सर अगर AS2, अल्फा सेम होता तो शायद हाँ सर सही होता हाँ, ठीक है। तो जनरली वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पैरामीटर और डेटा कैसे गिवन है, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या है बोलने का, द ऑब्जेक्टिव इज दैट in the question it might be this soil property might be change, है ना। स्किन फ्रिक्शन के लिए जैसे ये जो हमारा फॉर्मूला है एक CNC AB प्लस अल्फा CAS, है ना। तो इसमें ये C और ये C हमेशा एक नहीं होगा। मान लो स्किन फ्रिक्शन के लिए C, मान लो ये यहां से लेकर यहां तक सॉइल दूसरा है, और यहां से यहां के लिए सॉइल आपका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, तो यहाँ पे C अलग हो जाएगा, और ये वाला C किसके लिए, ये वाला इसके लिए C। स्वाति एंड अंकित क्लियर? यस सर, Yes, sir. ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा, मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अलग अलग हो जाता ना, तब हमें क्या करना पड़ता, ये चीज कॉन्सेप्ट आ जाता। हाउएवर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके लिए कोई यहाँ पे बॉदर करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है बताओ, 100, ठीक है। अभी आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, द बेस रेजिस्टेंस। तो बेस रेजिस्टेंस पता है ना क्या होता है, बताओ क्या होता एंड है, वेयरिंग एंड बियरिंग, उसका फॉर्मूला क्या है, 9 CU ए AB इंटू ए, करेक्ट, CNC AB। तो सी का वैल्यू पता है 9 होता है, सॉरी सी का वैल्यू क्या है, 9 100, सी का वैल्यू 100, हाँ सी का वैल्यू 100 NC NC का का 9 वैल्यू 9, और AB का वैल्यू देखो ये क्या है, 10 मीटर लेंथ, 0.5 mm डायमीटर ना, तो पाई बाई 4
इंटू 0.5 का स्क्वायर, बस ये करना है, यू विल गेट द आंसर। बताओ क्या है इसका आंसर? डी। इसका आंसर आ गया डी, 176.71 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी देखो क्या है, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी द ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, है ना, ग्रुप का साइड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब क्या? एन इंटू इंडिविजुअल नहीं नहीं, ये साइड रेजिस्टेंस का मतलब क्या? Skin फ्रिक्शन friction. करेक्ट, साइड रेजिस्टेंस का स्किन मतलब स्किन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही हुआ, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो साइड फ्रिक्शन का ही मतलब स्किन फ्रिक्शन पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या करना है, एंड बियरिंग को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल टू क्यू यू जी बाई एन क्यू यू। करेक्ट, तो हमें क्यू यू जी पूछ रहा है ना, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ग्रुप का साइड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जब सिंगल का निकालेंगे तो उसका भी हम साइड रेजिस्टेंस निकालेंगे सिर्फ। तो देखो 100% मतलब एफिशिएंसी 1 इक्वल टू क्यू यू जी, ये पूछ रहा है हमें साइड रेजिस्टेंस, एन क्या है हमारा, 60 नंबर ऑफ पाइल्स है। ठीक है, अभी ये जो अगर साइड रेजिस्टेंस ग्रुप का पूछ रहा है तो हम जो सिंगल का भी निकालेंगे उसका भी साइड रेजिस्टेंस ही निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है साइड रेजिस्टेंस के लिए? अल्फा सी एस, करेक्ट, अल्फा सी एस, तो अल्फा का अल्फा वैल्यू, सी हाँ, अल्फा सी इंटू एस, है ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन 0.4, सी का वैल्यू क्या है 100, और एस का वैल्यू तो पता होता है, पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर क्या है पॉइंट 5 मीटर, पाई इंटू डी इंटू लेंथ। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, क्यू यू जी इक्वल टू वॉट, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? यस सर। सर ये कौन सा नेगेटिव फ्रिक्शन वाला बताइए ना सर। हाँ हाँ, नेगेटिव फ्रिक्शन आएगा अभी, नेगेटिव फ्रिक्शन और अंडर रिम्ड पाइल ये दोनों आएगा अभी, है ना। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये तो आ गया आपका एफिशिएंसी। अभी एक टॉपिक है पाइल ग्रुप इन क्ले, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद स्किन फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल पढ़ रहे थे ना, अभी पाइल ग्रुप्स इन क्ले। तो पाइल ग्रुप्स इन क्ले में अभी हमने क्या पढ़ा था, ये होता है क्यू यू जी बाई एन क्यू यू, है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, पूरे पाइल को एक ग्रुप मानकर हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा पाइल, आपका क्या है, ये पाइल है आपका। ठीक है, ये 1 2 9 3 × 3 पाइल है, मतलब टोटल 9 नंबर ऑफ पाइल्स है। तो हम पूरे पाइल्स को एक पाइल मानकर हम इसका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, क्यू यू जी निकालेंगे। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक पाइल का वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ एक पाइल का, और उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन क्यू यू, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। तो इस दोनों में जो, बताओ कौन सा वैल्यू को हम अल्टीमेट लेंगे? डेटा। और कोई बता सकता है, अंकित? सर हाँ बताओ, अल्टीमेट तो सर मतलब हम इसका अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जब हम डिजाइन करेंगे तो कौन सा लेंगे, ये क्यू यू छोटा जी? वाला सर, छोटा वाला सर। अच्छा स्वाति तुम बताओ। Sir, तो उसका तो डेफिनेशन नहीं होता NQU. सर, मैक्सिमम लोड है पाइल कैन टेक प्लेस अच्छा अब विदाउट हम बता रहे हैं, सेक्शन। सुनो अब हम बता रहे हैं क्या होगा, कि इसका दो वैल्यू आएगा, एक तो हम पूरे पाइल को हम एक मान लिए, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो पाइल है ना, अच्छा आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्लॉक फेलियर और सिंगल फेलियर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं क्या सर है यहाँ पे। छोटा वाला ही होगा सर, क्योंकि हाँ छोटा वाली ये होगा, हम बता रहे हो कैसे होगा। ठीक है, तो पाइल जब ग्रुप में करेंगे ना, ग्रुप इन पाइल, पाइल ग्रुप इन क्ले, ठीक है, तो या तो, है ना, पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ फेल कर जाए, ठीक है, तब हम मेरा फेल हो गया फाउंडेशन, या तो कोई एक पाइल अगर फेल कर जाएगा, कोई एक पाइल अगर नीचे हो गया, मान लो सेटलमेंट हो गया, है ना, तो हम उसको फेल नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस सर। बोलेंगे। बोलेंगे ना। तो इसका मतलब कि या तो पूरा का पूरा पाइल एक साथ फेल करे, या तो कोई एक भी इंडिविजुअल पाइल अगर फेल कर गया तो हमारा पूरा डिजाइन फेल कर गया। तो इसका मतलब कौन सा लेंगे वैल्यू, अगर क्यू यू जी, अगर ब्लॉक फेलियर को लेके चलते हैं तो क्यू यू जी का वैल्यू एक आएगा। ठीक है, और इसको अगर लेके चलते हैं तो एन क्यू यू का वैल्यू कुछ आएगा, है ना। ठीक है, तो अब हम डिजाइन पैरामीटर लेंगे, जो कम होगा उसको लेंगे ना। मान लो इसका 600 आ गया किलो न्यूटन, ठीक है, इसका 400 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, हमने 600 को लेकर डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर डिजाइन हुआ फाउंडेशन, हमने हमने अज्यूम कर लिया कि 600 इसका बेयरिंग कैपेसिटी है पाइल का। ठीक है,
तो जब स्ट्रक्चर बनेंगे और मान लो उसमें जैसे ही 400 से ऊपर लोड आएगा, मान लो जैसे ही 500 न्यूटन लोड आएगा, है ना, ये 400 पॉइंट कुछ कुछ भी आएगा ना, तो क्या होगा, एक सिंगल पाइल भी तो फेल कर जाएगा, वो 600 तक पहुंचेगा ही नहीं। 400 से जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, पाइल फेल करना स्टार्ट हो जाएगा, सिंगल 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 पाइल, है ना, कोई भी एक पाइल फेल कर सकता है, एक एक पाइल अलग अलग करके, है ना। तो अगर एक पाइल भी फेल कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पाइल फाउंडेशन फेल कर गया। अब बताओ सौरभ, किसको लेंगे? सर बड़ा को ही तो लेंगे सर, डिजाइन करना है तो सर हम छोटा को क्यों लेंगे सर? क्यों लेंगे, फिर से हम बता रहे हैं। मान लो हमने 600 किलो न्यूटन हमारा ये फाउंडेशन डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो मान लो हमने जो स्ट्रक्चर जो हमने ये सर जैसे देखिए सर, नहीं 600 सर नहीं सुनिए सर, हाँ 600 और 400 दिया हुआ है हम्म सर। हम्म हेलो, हाँ हाँ बोलो, सुन रहा अगर हूँ। सर हम 400 पे ये सर अगर 400 लेकर अगर बनाएंगे सर, तो सर मतलब फिक्स ही है कि वो फेल करेगा, क्योंकि वो 600 पर तो पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मेरी पहले बात अरे सुनो। स्टील नहीं हाँ पड़ेगा। करेक्ट, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आप आरसीसी में भी पढ़े होंगे, खैर मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ग्राउंड ग्राउंड लेवल है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, फाउंडेशन दे दिया, ठीक है, ये फाउंडेशन है हमारा। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लोड आ रहा है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर लोड आ रहा है। तो एक ऑप्शन क्या था, 600, ये या तो पाइल एक तो पाइल 400 लोड पे आएगा ना, जैसे ही 400 लोड क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा पाइल है, एक दो, अच्छा ये तो हम साइड व्यू बना रहे हैं, लेकिन नीचे वाला ये थोड़ा हम क्या टॉप व्यू कर दिया है ना। तो अभी मान लो ये टॉप व्यू है, तो हमें पता है कि 400 किलो न्यूटन अगर हम इसका इंडिविजुअल पाइल फेलियर, मतलब चार, ये जो अगर हम मेरा पाइल है ना, तो इसका जो अगर सिंगल सिंगल हम लेंगे तो 400 किलो न्यूटन ही बियर कर सकता है। 400 से ऊपर जैसे ही बढ़ेगा तो ये पाइल जो है ना सिंगल सिंगल फेल करना स्टार्ट हो जाएगा। या तो हो सकता है ये पाइल फेल कर गया, या हो सकता है कि ये पाइल और ये पाइल फेल कर गया, है ना। सब एक समझ गया साथ सर, समझ गया, एक साथ सब फेल नहीं करेगा, समझ गया है सर। ना। हो सकता है अकेला अकेला फेल हम्म, कर देगा, लेकिन और दूसरा क्या हो सकता है कि पूरा 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 एक साथ फेल कब करेगा, जब इस पे 600 किलो न्यूटन लोड आएगा, है ना। तो हमको पूरा का पूरा फेल करने तक हम थोड़ी ना वेट करेंगे घर में। अगर मान लो एक पाइल समझ भी, गया सर, समझ हाँ, है गया। ना, ठीक है, समझ गया सौरभ? यस सर, वो याद आ हाँ गया सर। ठीक है, याद याद, खैर वो अलग बात है, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उससे भी समझ में आया ना, क्लियर हुआ? हाँ सर, यस सर, यस सर, ठीक यस है, सर, उसे भी समझ में आ गया। हाँ तभी स्वाति तो आप, समझ में आया सर, हाँ तभी तो याद भी आया पीछे। स्वाति, Yes, sir. ठीक है। तो अब समझ बताओ, देखो ये जो आरसीसी में और स्टील में पढ़ते होगे, कभी ज्यादा वैल्यू लेना है, कभी कम वैल्यू लेना है ना, तो वो देखो याद करने से कभी नहीं होगा, कभी भी ये सब चीज याद नहीं किया जाता, ये सब चीज समझा जाता है, ठीक है ना। ऑलवेज जस्ट गो फॉर द कॉन्सेप्ट, है ना। इसीलिए ईएस या गेट हो, है ना, तो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा बात। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाइए, है ना। फॉर्मूला हम बार बार बोलते हैं, ये जितना भी फॉर्मूला मैंने अभी ये सब लिखा है फॉर्मूला, है ना, ये सब जितना फॉर्मूला है ये सब आप समझिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको समझिए। याद कभी नहीं करना है इसको, कभी नहीं, मतलब डेली रूटीन में याद नहीं करना, जब एग्जाम हो ना उसके एक दिन दो दिन एक सप्ताह पहले से वो सब फॉर्मूला रटना है। लेकिन आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को आप समझेंगे, उस पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो याद अपने आप हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक फेलियर और इंडिविजुअल पाइल फेलियर, ठीक है। तो इंडिविजुअल पाइल फेलियर तो हमने पढ़ लिया कैसे फाइंड करते हैं, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस इंटू एन कर देंगे तो आ जाएगा इंडिविजुअल पाइल। अभी ब्लॉक फेलियर कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ पॉइंट है इसमें देखो, ये IS 2911 रिकमेंड्स अ मिनिमम स्पेसिंग ऑफ 2.5 टाइम्स द शाफ्ट डायमीटर फॉर पॉइंट बेयरिंग पाइल्स, मतलब ये जो पाइल है ना, तो इसका जो स्पेसिंग होगा, मान लो ये पाइल का स्पेसिंग, इसको बोलते हैं स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ना उसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये स्पेसिंग ना देखो क्या लिखा हुआ, मिनिमम स्पेसिंग 2.5 होना चाहिए, शाफ्ट डायमीटर मतलब इसका डायमीटर, है ना, फॉर पॉइंट बेयरिंग पाइल, अगर वो पॉइंट बेयरिंग पाइल्स हो। अगर वो फ्रिक्शन पाइल्स हो तो 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर देखो वेर इज, अगर लूज सैंड या फिल डिपॉजिट में कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो ये याद रखना। अभी ये क्यों याद रखना है, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ES 98 में पूछा है क्या, मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल। अब बताओ क्या होगा आंसर इसका, देखो फिर से देख लो ये स्लाइड, देखो नीचे स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है,
फ्रिक्शन पाइल के लिए मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए? 2.5 फ्रिक्शन पाइल के लिए मिनिमम स्पेसिंग 3 कितना? टाइम्स 3 times, sir. 3 टाइम्स 3 है ना, टाइम्स सर है ना? देखो कलर भी तो यहाँ पे है ना, सेम यस कर सर दिया। वो देखो 2.5 पॉइंट बेरिंग के लिए होता है, याद रखना। 2.5 पॉइंट बेरिंग के लिए, फ्रिक्शन के लिए 3, और लूज सैंड और फिल डिपॉजिट के लिए 2 टाइम्स। ये लूज सैंड और फिल डिपॉजिट में ही नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है। वो कैसे होता है वो भी बताएंगे, एकदम बेसिक है, उसमें भी कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 3D हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है? In case of pile group in cohesive soil, block failure occurs for a smaller spacing between piles, है ना। देखो यहाँ पे भी ना क्या है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्योरी में लिखा था, ये वाला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। अब ब्लॉक फेलियर, अच्छा ये सब मतलब एक्चुअली जब थ्योरी पढ़ रहे होगे ना तभी ये सब डिस्कस किया जाता है ना। तो ये सब थ्योरी क्लास में तुम अच्छे से पढ़ लोगे कि ब्लॉक फेलियर नॉर्मली ऑकर्स, है ना। जब ब्लॉक फेलियर कब होगा? जब पाइल्स का जो स्पेसिंग होगा ना 2 to 3 पाइल से कम होगा, है ना। मान लो उसका स्पेसिंग 1 डायमीटर या 1.5 डायमीटर या 2 से कम होगा ना, तो क्या होगा, वो ब्लॉक फेलियर होगा, मतलब पूरा का पूरा पाइल एक साथ फेल करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा पाइल का जो स्पेसिंग होगा उसके लिए भी हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वी फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ BIS, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ब्लॉक फेलियर होने के लिए, वो ब्लॉक फेलियर कब होता है? जब हमारा पाइल का स्पेसिंग 2 to 3 पाइल डायमीटर, मतलब पाइल का जितना डायमीटर है ना उसके 2 से 3 टाइम्स से अगर कम होगा तब वो फेल हो जाएगा। तो अभी बताओ ये ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत है? सही है। सही है, करेक्ट, है ना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू फेल्स रूल, है ना। फेल्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, क्या? डिटरमाइनिंग द पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच पाइल इज इंक्रीज बाय 1/16 ओइंग टू द इफेक्ट ऑफ नियरेस्ट पाइल। ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये भी पढ़ना है हमें किसमें, थ्योरी में, ठीक है। डिक्रीज हो जाता है, तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, इन मीडियम डेंस सैंड सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल। ये भी पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी में। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मीडियम डेंस सैंड में क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप, है ना, इज मोर देन द सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल। जब सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप पढ़ेंगे ना तो ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये भी फेल्स रूल ये भी करेक्ट हो जाता है जब इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता है, ठीक है। तो खैर ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, ये QUG कैसे सर फाइंड लेकिन करते हैं? हाँ, डिक्रीज इंक्रीज होना चाहिए ना सर, नहीं डिक्रीज होगा जैसे जैसे क्योंकि मान लो हम बता रहे, देखो जो हमारा पाइल, जैसे ये पाइल है, ठीक है। तो हम लोग एक चैप्टर था हमारे पास, क्या था, सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, याद है? हाँ सर। उसमें बल्ब एक फॉर्म होता है ना, बल्ब, वर्टिकल बल्ब, ऐसे करके कुछ बल्ब आता है, याद है? हाँ हाँ ठीक है। तो यस सर यस सर जब ये पास पास आएगा ना, जब ये पास पास आने लगेगा तो इसका बल्ब और उसका बल्ब क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। तो इसीलिए वो हाँ डिक्रीज सर। होने लगता है। तो वही सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, ओवरलैप सर करेगा तो सर उसका भी इफेक्ट आएगा और इसका भी इफेक्ट आएगा। नहीं 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 तो नहीं सर नहीं वो ये- तो नहीं 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 नहीं, उसका इफेक्ट इसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो दोनों का इफेक्ट मर्ज हो जाएगा। तो मतलब अभी मान लो कि एक काम को तुम मान सर लो। जैसे एक एक जनरल सीयर फेलियर होता है ना, कौन हाँ हाँ चैप्टर में पढ़ा जाता है हाँ, ये तो सेलो उसमें। फाउंडेशन में पढ़ते हैं, जनरल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर, हाँ सर। हाँ हाँ, सर उसमें सर लोकल शेयर जब फेलियर, हाँ जो, हाँ सर, तो दो दो मतलब पाइल के बीच जो मतलब फाउंडेशन के बीच में जो स्पेस होता है, तो हाँ वह सॉइल डेंसिफाई होके मतलब वो फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है। हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी तो अगर ग्रुप में अगर पाइल लग रहे हैं तो उसके बीच का जो सॉइल होना चाहिए वो तो डेंसिफाई होकर इस पाइल ग्रुप का ही हाँ हिस्सा हो अच्छा, जाना तो वो चाहिए। फिर वो तो आप मतलब एक कंबाइंड फुटिंग टाइप वो काम करता है सेलो फाउंडेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम पढ़े थे कि बल्ब दोनों का जो इन्फ्लुएंस एरिया है ना वो ओवरलैप कर जाता है। मतलब मेरा मान लो एक सिंपल सा एक है कि पहले मान लो एक मतलब क्या बोले, मान लो एक ए किंग है, ठीक है, और एक बी किंग है। इसका एक एरिया है स्टेट, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है। अब इसका भी एक कोई एरिया था, लेकिन मान लो इसका एरिया ये हो गया, ठीक है, इसका एरिया ये हो गया, तो ये तो ओवरलैप हो गया,
है ना। अगर ये दोनों अलग अलग काम करता तो मान लो इसका एरिया मान लो है 20 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया 30 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 50 किलोमीटर स्क्वायर नहीं ना हो रहा है। इसमें से ये तो कुछ घट जा रहा है क्योंकि ये ओवरलैप हो गया, इसमें ये इसका भी एक इन्फ्लुएंस आ गया, इसका भी इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया। ठीक है अंकित? यस यस ठीक है, तो ये हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में और डिटेल में पढ़ना है इसको, या ये इसी पाइल फाउंडेशन में ही पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये कैसे हमने किया कि ये दोनों अगर हाँ अलग सर अलग रहता तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता, 50 किलोमीटर स्क्वायर होता, लेकिन ये क्या हो गया, दोनों मर्ज कर गया ना, तो कुछ एरिया इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं ओवरलैप एरिया, तो कुछ तो घट गया। करेक्ट स्वाति, यस आपको सर समझ में यस आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए आंसर क्या है, 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अभी हम क्या थे, ये सी एन सी। अच्छा, अभी ये भी देखो, ये फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट द सेम फॉर्मूला। अभी जो हम लोग क्यू यू के लिए क्या कर रहे थे बताओ, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी ए एस, ये कर रहे थे ना। तो जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में हमने क्या बोला कि हमने पूरे पाइल फाउंडेशन को एक पाइल मान लिया, तो जब हम एक पाइल मान लिए तो एक पाइल वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे, ये वाला, है ना। तो देखो तो यही है ना, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा, इसमें नहीं है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है ना, इसके लिए अल्फा का वैल्यू जब हम ब्लॉक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं ना, तो अल्फा का वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है, तो ये अल्फा चला गया 1, मतलब इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी सी, तो सी है, ठीक है, और एस मतलब क्या, एस मतलब सरफेस एरिया, तो ये पेरीमीटर इंटू लेंथ, यही तो सरफेस एरिया है ना, तो फॉर्मूला सेम ही है ना, Yes, sir. यस ठीक है सर ना, सेम फॉर्मूला है, इसको आपको एकदम, अब फिर से वही सेम फॉर्मूला, बस अल्फा हमेशा याद रखिएगा कि 1 हो जाएगा, है ना, और कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ नथिंग चेंज, द फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, करेक्ट। तो अभी हम इसको यूज करते हैं, अभी ये देखो सी तो पता है हमें कैसे लेना होता है क्वेश्चन, एनसी का वैल्यू 9 है, अभी ये ए डैश बी डैश और पी डैश बी थोड़ा चेंज होता है, कैसे चेंज होता है अभी हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, आगे एक फिगर होगा उसमें हम देखेंगे। देखो ये फिगर है मान लो, तो अभी एक तो फॉर्मूला हमें इसका पता है, सी एन सी ए बी अल्फा प्लस अल्फा सी एस, वो तो पता है। अभी हम इस यहाँ पे 9 नंबर ऑफ पाइल्स है, अभी इस पूरे को हम क्या कर दिए, पूरे को हमने एक पाइल मान लिया, तो ये एक पाइल कैसा दिख रहा है बताओ मुझे, ये जो रेक्टेंगुलर, सॉरी ये जो, हाँ ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये वाला रेक्टेंगल, Yes, sir. तो ये रेक्टेंगल ही आपका हो गया एक पाइल। तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ मुझे, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर एरिया, मतलब इसका जो साइड होगा ये लेंथ, ये या विड्थ बोल सकते हो उसको, इसका वैल्यू बी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर, और ए एस को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4B 4b इंटू एल, है ना, करेक्ट। यस तो अभी यस ये b कैसे निकालेंगे बताओ, अभी ये देखो सेंटर टू सेंटर अगर हम s है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर s है, तो टोटल b कितना हो जाएगा बता सकते हो? 2s प्लस डी 2S plus 2D 2S plus D 2d कौन 2s बोला? प्लस डी 2S plus 2R बोलने वाले थे सर हाँ इसलिए आज 2r, ठीक है, ये देखो सेंटर है ना, ये देखो सेंटर इसका, ये सेंटर और ये सेंटर, ठीक है, तो यहाँ से ये r हो गया और ये r हो गया, स्वाति दिस इज Yes, r sir. एंड दिस इज r, तो 2r क्या हो गया, 2r प्लस r, 2r मतलब d हो गया, ये r और ये r, है ना। तो इसको b को हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या हो गया 2s प्लस d, है ना। तो यहाँ पे एक इसका बार बार इस तरह नहीं करना, बार बार फिगर निकाल के ऐसे नहीं करना है, तुमको शॉर्टकट में याद रखना है कि अगर हम मेरा 3 पाइल होगा तो स्पेसिंग कितना होगा 2, अगर मान लो ये 4 पाइल हो जाता तो स्पेसिंग क्या होता है 3, मान लो ये 5 पाइल हो जाता तो स्पेसिंग कितना लिखते हैं हम, 1 2 3 4, 4s प्लस d, जितना नंबर ऑफ पाइल्स होगा एक रो में, है ना, मान लो n रो है ना, सॉरी एक रो में n कॉलम है या n नंबर ऑफ पाइल्स है एक रो में, है ना, तो b मेरा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एस प्लस डी। क्लियर अंकित? यस सर ठीक है, तो बस अब जब हमें विड्थ पता है तो ए बी तो पता है कि स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और एस क्या होता है 4 इंटू बी इंटू एल, ठीक है। लेकिन ये अगर स्क्वायर होगा तब, रेक्टेंगल अगर होगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर इसका एल निकालना होगा,
है ना। तो इसका ए भी हो जाएगा बी इंटू एल और ए इसका हो जाएगा क्या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू डी। ये तो बेसिक है ना जियोमेट्री। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो क्या 200 mm डायमीटर 8 मीटर। अच्छा ठीक है टाइम काफी ज्यादा हो गया तो हम क्या इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें या फिर अभी छोड़ दें। कर दीजिए सर। कर दें सौरभ। करिए सर। ठीक है स्वाति आपको प्रॉब्लम कुछ ठीक है कंटिन्यू No, करें। sir. ओके Yes, sir. हाँ ठीक है वेरी गुड। तो अभी देखिए क्या है 200 mm डायमीटर है एक डायमीटर का सॉरी एक पाइल का डायमीटर गिवन है 8 मीटर लॉन्ग गिवन है ना। अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं ना आपको। नहीं सर। No, नो sir. सर। चलो वेरी गुड। तो डायमीटर पता है डी लेंथ पता है एल ठीक है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है तो सी क्या हो जाएगा इसका आधा 50 अडिशन फैक्टर अल्फा गिवन है 3 इंटू 3 पाइल्स है ठीक है ग्रुप इफिशियंसी 1 है वेरी गुड। फाइंड द स्पेसिंग निकालना है इसके लिए ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो एक ये फॉर्मूला पता है n इक्वल टू व्हाट क्यू यू जी बाई एन क्यू यू है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए n 1 है मतलब क्यू यू जी और एन क्यू यू एक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्यू यू जी हम निकाल लेते हैं ठीक है। तो क्यू यू जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो फॉर्मूला लिखा है भाई हमने सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस। तो सी का वैल्यू बताओ क्या होगा 50 एन सी का वैल्यू बताओ 9 और ए बी के लिए हमें विड्थ पता होना चाहिए तो विड्थ बताओ कितना होगा इसका। हेलो यस विड्थ कितना होगा इसका। सर डायमीटर में लेंगे सर बीच में सिंगल का निकाल रहे हैं नहीं नहीं ग्रुप का निकाल रहे हैं। क्यू यू जी अच्छा हम बताओ इसमें अच्छा इसमें एक सर चीज वो मैंने इसमें एक चीज हाँ बोलो। सर वो जो बिल लिखे सर वो 2 2 अच्छा प्लस डी अच्छा एक 2 सेकंड एस प्लस डी एक सेकंड इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ लास्ट लाइन देखो तो क्या लिखा हुआ है। नेग्लेक्ट बेयरिंग। करेक्ट तो हमको यस तो सर। ये टर्म तो निकालना ही नहीं है ना स्किन का निकाल। ये टर्म तो निकालना ही नहीं है करेक्ट। तो इसको तो फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है। तो डायरेक्ट हम स्किन फ्रिक्शन पे आते हैं। तो स्किन फ्रिक्शन इक्वल टू अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या है 0.9 सी का वैल्यू क्या है 50 और एस मतलब क्या 4 इंटू साइड इंटू लेंथ। तो 4 इंटू साइड तो साइड का वैल्यू क्या होता है बी। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 पाइल है ना मतलब 3 पाइल है तो ये स्पेसिंग हो गया एस ये भी एस और ये लास्ट का आर प्लस आर डी। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे और 3 पाइल तो 2s हमने क्या प्लस बोला कि 0.2। 3 पाइल है तो उसमें एक कम कर दो 2s प्लस डी यही होगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सर हाँ बोलो। सर लेकिन सर जो आप फॉर्मूला बताए थे उसमें अल्फा का वैल्यू तो 1 लेना था ना ओ ऐसा ब्लॉक के। करेक्ट 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 तो अल्फा करेक्ट तो यहाँ पर ये 0.9 नहीं लिखे ये तो अल्फा 1 हो जाएगा ना। करेक्ट इरेजर यहाँ पे करेक्ट देखो वेरी गुड है ना। ये तो हम ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं ना तो अल्फा तो 1 हो जाएगा यहाँ अल्फा तो लेना ही नहीं 0.9 है ना। अल्फा तो लेना नहीं ये तो मैंने लिखा था किसके लिए सिंगल के लिए ग्रुप के लिए अल्फा तो 1 हो जाता है दिस इज 1 ठीक है। तो ये 1 है वेरी गुड ये 1 है इनटू सी अल्फा तो 1 हो गया करेक्ट। सी का वैल्यू 50 इंटू एस मतलब 4 इंटू बी इंटू एल 4 इंटू बी क्या है 2s प्लस डी एस नहीं पता है हमें डी पता है हमें डी का वैल्यू कितना है 0.2 0.2। करेक्ट 4 इंटू साइड इंटू लेंथ लेंथ कितना है 8 मीटर ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा हमारे पास है ना एस के टर्म में आएगा। नाउ क्यू यू जी अब निकालते हैं हम ये वाला टर्म क्यू यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला सी एन सी अभी तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ नेग्लेक्ट बियरिंग। तो आ जाएगा अल्फा सी ए एस तो अल्फा का वैल्यू 0.9 सी का वैल्यू क्या 50 और एस का वैल्यू अभी सिंगल पाइल के लिए ले रहा है ना तो पाई इंटू डी इंटू एल पाई इंटू डायमीटर 0.2 मीटर इंटू एल एल मतलब 8 मीटर बस। इसका वैल्यू कुछ आएगा ना इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वेट कर देना इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर
हेलो, यस सर। यस सर। है ना? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे ना? सॉल्व करने का जरूरत नहीं मुझे, नो सर। ठीक है? नो सर। ओके, नाउ देखो ये भी क्वेश्चन देखो, IAS 1960 में 1996 में 12 मार्क्स का आया है ना? काफी इजी सवाल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन अ स्क्वायर, इसको क्वेश्चन पढ़ो एक बार। डिजाइन करना है एक स्क्वायर पाइल ग्रुप टू कैरी 400 किलो न्यूटन इन क्ले विथ एन क्यू का वैल्यू दे दिया अनकन्फाइंड 60, पाइल्स आर 3 mm diameter and 6 meter long, correct? ठीक है, तो यहाँ पे अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिजाइन अ स्क्वायर पाइल, तो हम जब भी डिजाइन करेंगे तो डिजाइन के लिए हम ग्रुप इफिशियंसी कितना रखेंगे बताओ? 1। ऑब्वियसली रखेंगे 1, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब भी डिजाइन करेंगे तो हम तो चाहेंगे ना कि उसका एफिशिएंसी 100% हो। मतलब जब भी जब बात हमारे पे आ जाएगी कि हमें डिजाइन करना है, तो वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट एफिशिएंसी शुड बी 1। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ऑलवेज दिस क्यू यू जी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू यू, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है, यस हाँ करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ लिखा है कि इसको एंड बियरिंग माइनस करना है या स्किन फिक्सर माइनस करना है, ऐसे तो कुछ लिखा नहीं है, नहीं लिखा है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्यू यू जी का फॉर्मूला क्या होता है? जब ग्रुप पाइल की बात कर रहे होंगे तो पूरा फॉर्मूला होता है उसका क्या? सी एन सी ए बी डैश प्लस अल्फा का वैल्यू 1 सी इंटू ए एच डैश, है ना? ठीक है, ए एच डैश मतलब पेरीमीटर इंटू लेंथ इज इक्वल टू एन इंटू सिंगल पाइल का क्या होता है फॉर्मूला? सी एन सी ए बी प्लस अल्फा सी एस, करेक्ट। तो यहां से सी का वैल्यू गिवन है, देखो तो 30 मीटर, सॉरी 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यू का वैल्यू 60 है तो उसका हाफ हो जाएगा ये 30 इंटू एन सी पता होता है हमें 9, ठीक है। ए बी है ना, तो ए बी मतलब ये पूरे ग्रुप का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ तो ग्रुप का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करना है हमें यहाँ पे, तो सबसे अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे, ओ ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइल ग्रुप टू कैरी 400 किलो न्यूटन, ये तो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन ना। तो इसका ये जो क्यू यू जी का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 400 किलो न्यूटन, है ना? तो इसको तो फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमें 400 के लिए डिजाइन करना है, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है। 400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइल्स इनटू, अब रखो सी का वैल्यू 30, एन सी का वैल्यू 9, ए बी का वैल्यू ये क्या है, डायमीटर मतलब पाई इंटू 0.3 इंटू लेंथ, ठीक है, प्लस ये हो गया एक अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0.6, ओके लिखें। सी का कौन सा, अरे ये ब्रैकेट है भाई, नहीं सर, वो कौन सा बोलो? आइडियल थोड़ा होगा, 5/4 ओ डी ओ ओ स्क्वायर। ओ ओके ओके ओके, ये पाई डीएल नहीं होगा, इसका ए भी है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दिस इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी दैट इज 0.3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा 0.6, सी का वैल्यू अगेन 30, एस का वैल्यू पाई इंटू डी इंटू एल, एल क्या है आपका 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहां से एन का वैल्यू आ जाएगा एक, यस सर। यहां से आपका एन का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। तो ये एन का वैल्यू जब आ जाएगा, तो एन का वैल्यू हम बता दे रहे कितना आएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू आ जाएगा 3.31। तो बताओ कौन सा लेंगे, ये 3.31 अगर एन आएगा तो एन का वैल्यू क्या लेंगे? 4। 4 क्यों लेंगे? ये 3.3 है ना, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर तो 3 होगा ना। नहीं सर, 3 लेंगे तो छोटा
हो जाएगा। डिजाइन हम कर रहे हैं ना सर। वेरी गुड, है ना। तो ज़्यादा इसमें लेंगे हम। हाँ, तो इसको कॉन्फिडेंट भी बोलना है ना। ऑब्वियसली ये तो कोई मैं तो इंटेजर तो पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग कि 3.3 है तो 3 लेना है। तो सिंस ये 3 से ज्यादा आएगा इन, तो 3.3 करके तो कोई पाइल नहीं होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा 4, मतलब नेक्स्ट इंटीजर, है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर। तो नंबर ऑफ पाइल हम ले लेंगे 4, करेक्ट, ठीक है। तो 4 मतलब ये 2 इंटू 2, 1 2 3 4, करेक्ट। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, क्यू यूजी निकाल लेंगे। क्यू यूजी मतलब सी एन सी ए बी डैश प्लस सी पी बी इंटू लेंथ, है ना। तो सी पता है हमें, क्या सी का वैल्यू क्या पता है हमें, सी का वैल्यू 30 पता है, एन सी वैल्यू 9 पता है। ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा, बताओ कितना, एस प्लस डी आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस प्लस डी, डायमीटर कितना है 0.3 मीटर का स्क्वायर, प्लस सी फिर से 30 इंटू पी बी मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो गया, एस प्लस 0.3 इंटू लेंथ, लेंथ कितना हो गया 6। तो और ये क्यू यू जी तो अभी हमने पता है हमको 400 है ना। तो जब यहाँ से हम इसको एस फाइंड करोगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो एस जब फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 0.172 मीटर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये अब तो आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ पाइल्स भी आ गया और स्पेसिंग भी आ गया। तो आंसर मेरा क्या यहीं पे रुक गया या कुछ और करेंगे, बताओ। ये आपका स्पेसिंग आया 0.172 मीटर। डिजाइन के लिए, एफिशिएंसी चेक करेंगे। डिजाइन के लिए हमें बस यही चाहिए, नंबर ऑफ पाइल कितना देना है और उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए। तो हमारा नंबर ऑफ पाइल्स भी आ गया 4 और स्पेसिंग भी आ गया। तो और कुछ क्रॉस चेक करेंगे इसमें, बताओ सौरभ, बता सकते हो, सौरभ, स्वाति। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था क्या, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था एक रिकमेंडेशन, ये पढ़ा था यस ना। सर। IS 2911 part 1 recommends a minimum spacing of 2.5 times the shaft diameter for point bearing, 3 times the shaft diameter for friction pile, whereas loose sand और fill deposit के लिए 2 times, है ना। तो सिंस यहाँ पे कोई मतलब कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं कि पॉइंट है या फ्रिक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो 2.5 टाइम्स है ना, जो मिनिमम स्पेसिंग उसको लेंगे। तो एटलीस्ट स्पेसिंग एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2.5 टाइम्स द शाफ्ट डायमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक करो कि शाफ्ट डायमीटर कितना था हमारा, 0.3। शाफ्ट डायमीटर था हमारा 0.3, तो 2.5 टाइम्स इंटू 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75 मतलब 0.75 मीटर। ये मिनिमम स्पेसिंग हुआ है ना, रिकमेंडेशन एज मिनिमम स्पेसिंग, है ना, मिनिमम स्पेसिंग एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर IS कोड, है ना, ठीक है। तो अब बताओ, मिनिमम स्पेसिंग तो 0.75 मीटर देना है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन किए तो मिनिमम स्पेसिंग इतना आया। तो अब बताओ किसको अडॉप्ट करेंगे हम, 0.75। ऑब्वियसली 0.75, क्योंकि मिनिमम इससे कम हम दे ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर इससे कम हम देंगे ना तो क्या होगा बताओ, अभी अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, ब्लॉक फेलियर। ब्लॉक फेलियर तो होगा। और मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका मतलब अगर स्पेसिंग कम, जैसे जैसे कम स्पेसिंग होगा ना, उसका क्या होगा, ये जो है ना, कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ब्लॉक फेलियर होगा ना, तो ब्लॉक फेलियर मतलब क्या, कि कम ही लोड पे वो फेल कर जाएगा, है ना। तो उसका जो अल्टीमेट जो पाइल लोड कैपेसिटी है दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग व्हेन द वी विल मिनिमाइज द स्पेसिंग। तो मिनिमम स्पेसिंग 0.75 मीटर रखना ही है, ताकि दोनों का इन्फ्लुएंस एरिया मिनिमम ओवरलैप करे, करेक्ट अंकित एंड सौरभ। यस सर। तो जब ये तो हमारा डिजाइन ये क्लियर हो गया, नंबर ऑफ पाइल्स भी आ गया हमारे पास और स्पेसिंग भी 0.75 मीटर आ गया, करेक्ट। तो ये हमेशा देखो ES का क्वेश्चन है, जनरली ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो ये सब पूछता है ना। लेकिन हाउएवर ये बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ गया, ये कुछ पूछना है इसमें। नो सर। चलो ठीक है, तो देखो कुछ कुछ ये भी सवाल है ना इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप, इजी है, मतलब उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस पे हम नहीं जा रहे हैं, है ना, इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्रीवियस वन, है ना। एक बार हमको क्या निकालना है, NQU निकालना है, N इंटू QU निकालना है, QU पता है,
और एक बार QUG निकालना है, ठीक है ना। दोनों में जो कम होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। निकाल लोगे, QU पता है CNCAB प्लस अल्फा CS और QUG CNCAB प्लस C अल्फा S, इसमें AB और AS का चेंज होगा कैलकुलेशन। आगे बढ़े या इसको सॉल्व करें? हो जाएगा नो सर। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक थोड़ा सा एक थ्योरी है, ठीक है। जब वेल फाउंडेशन में ना एक ग्रिप लेंथ करके एक आपका एक टर्म है, ठीक है। तो वो ग्रिप लेंथ क्या होता है, मान लो जब हम फाउंडेशन हम करते हैं रिवर में, ठीक है। तो मान लो ये हम आपका रिवर बेड मान लो यहाँ पे है, ये हो गया रिवर बेड, है ना, रिवर बेड। तो हम कहाँ तक जाएंगे मिनिमम, वैसे जाएंगे तो हम ऑब्वियसली जब तक डीप स्ट्रेटा ना मिल जाए, लेकिन ये जो मिनिमम डेप्थ है ना, ये मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए पता है? देखो यहाँ पे एक स्क्वायर लेवल है, इसका मतलब पता है क्या होता है स्क्वायर लेवल मतलब? किसको पता है? अंकित, सौरभ, आपको पता है? आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में। अभी याद नहीं सर। अच्छा, तो देखो स्क्वायर लेवल क्या होता है कि नदी है, अच्छा नहीं, स्क्वायर लेवल तो आपने इरिगेशन में भी पढ़ा होगा, स्काउरिंग और सिल्टिंग। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो कोई भी रिवर है ना, तो ये रिवर है, तो ये आपका रिवर है, ठीक है, ठीक है, ये वाटर है मान लो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैंड है या जो भी सॉइल है, ठीक है, तो ये वाटर की वजह से, ये जो वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे स्कोरिंग होगा। स्कोरिंग मतलब यहाँ का सॉइल क्या हो जाएगा, मतलब ये सॉइल क्या होता है, मतलब स्कोरिंग मतलब सॉइल मतलब निकलते जाएगा, है ना। सॉइल इरोजन, इरोजन जैसे होता है ना, इरोजन, सॉइल का इरोजन। अटैचमेंट होता है हाँ, डी अटैचमेंट, करेक्ट, डी अटैचमेंट। तो यहाँ का सॉइल होगा, इस वाटर की वजह से एक शियर स्ट्रेस लगाएगा यहाँ पर। हमने पढ़ा था ना टाउ नॉट, टाउ सी, अट्रैक्टिव फोर्स, ये सब याद है, इरिगेशन में पढ़ा था। खैर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, इरिगेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन याद कम्स है इन सर गेट। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो टाउ, लाइटर फील्ड हाँ थ्योरी खैर ठीक है, वो अलग थ्योरी है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये रिवर फ्लो ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पे स्कोरिंग होता है, ठीक है, मतलब सॉइल डिटैच होता है यहाँ से। तो ये मैक्सिमम जो स्कोर लेवल होगा, मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल, उसके नीचे फाउंडेशन होना चाहिए। अगर मान लो उसके ऊपर फाउंडेशन करेंगे, है ना, तो अभी तो सॉइल यहाँ पे है, अभी तो सॉइल यहाँ पे है, लेकिन इस वाटर के फ्लो की वजह से ये सॉइल यहाँ से चला जाएगा नीचे, तो ये वाटर हवा में आ जाएगा ना, फिर सॉरी ये पाइल हवा में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो यस हमेशा सर याद रखना है कि पाइल का जो फाउंडेशन होगा वो स्कोरिंग लेवल के नीचे जाना चाहिए मिनिमम, है ना। और ऑब्वियसली एक तो ये भी है कि हार्ड स्ट्रेटा जब तक ना मिल जाए, तो ये जो स्कोरिंग लेवल के नीचे जो जहां से मान लो ये तुम्हारा ये था अभी अभी का लेवल, है ना, लेकिन इसका हमको पता है कि मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल यहाँ तक है, ठीक है, और मेरा पाइल फाउंडेशन ये है ना। तो मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल से लेकर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन को हम बोलते हैं क्या, स्वाति? सर सर ग्रिप, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, नहीं समझ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो हम जब फाउंडेशन जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, नदी में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रिवर में या किसी भी वाटर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये आपका बेड है, मतलब यहाँ ये वाटर है आपका, नदी का ये वाटर है ना, ये तो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका सैंड है ना, ये पूरा सैंड स्ट्रेटा है, ठीक है, सैंड स्ट्रेटा, ये पूरा सॉरी सॉइल स्ट्रेटा, ये सॉइल है, ठीक है, ये आपका सॉइल है, यहाँ से स्टार्ट है, करेक्ट। तो इरिगेशन आप नहीं पढ़े, इरिगेशन जब अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो वाटर है, तो वाटर जब मूव कर रहा है तो कुछ स्पीड से आ रहा होगा, ठीक है, तो ये कुछ स्पीड से आ रहा होगा, तो इस वाटर की वजह से यहाँ जो सॉइल प्रॉपर्टी है, यहाँ जो सैंड है या जो भी सॉइल है, तो इसकी वजह से इस ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो ये भी वाटर क्या चाहेगा कि हम इसको भी बहा के लेके चले जाए, स्वाति, यस सर। है ना। तो क्या होता है इन प्रैक्टिकल, क्या होता है कि इस वाटर के फ्लो की वजह से ये जो सॉइल है ना और ये जो सैंड है, ये भी बहते जाता है इस सॉइल की वजह से, तो ये भी क्या होता जाएगा, डिटैच होते जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये कहाँ तक होगा, कुछ तो एक डेप्थ होगा ना जहां तक ये होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बहते रहेगा तो ये इनफाइनाइट एकदम डेप्थ हो जाएगा अर्थ में, ऐसा तो नहीं है ना कि इनफाइनाइट डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम डेप्थ तक, एक मैक्सिमम डेप्थ तक ये क्या होता है कि सॉइल डिटैच होने लगता है, ठीक है। और ये जब डिटैच हो जाता है तो ये वापस भरता भी है, कैसे
क्योंकि ये सिल्ट लेकर आता है। तो खैर वो सब बाद में आप पढ़ेंगे, इरिगेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिल्ट लेकर आता है तो वो भी वहाँ पे जाते रहता है और सिल्टिंग स्कोरिंग भी होता रहता है। तो फिलहाल आप ये समझिए कि इस वाटर की वजह से यहाँ का जो सॉइल होगा, ये पानी के साथ मिलकर बह जाता है। तो ये जितना मैक्सिमम डेप्थ तक बता है उसको बोलते हैं स्कोरिंग लेवल। दिस इज स्कोर लेवल, मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल। ठीक है स्वाति? यस सर। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब ये वेल फाउंडेशन करेंगे ना, तो ये मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल है ना यहाँ पे, तो उसके नीचे ही जाना चाहिए फाउंडेशन। ऐसा नहीं है कि इसके ये जो फाउंडेशन है यहीं पर रुक जाए। अगर मान लो फाउंडेशन हमारा यहीं हो जाता है, ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला इन फ्यूचर कि ये सब यहाँ का मिट्टी पानी के साथ बहकर चला गया, तो यहाँ अगर मिट्टी नहीं रहा, यहाँ अगर इसके नीचे मिट्टी नहीं रहेगा तो ये तो हवा में तैरेगा ना, तो ये तो फेल कर जाएगा फाउंडेशन। तो इसीलिए एक तो आप ये समझिए कि फाउंडेशन का डेप्थ मैक्सिमम स्कोरिंग लेवल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और ये जितना नीचे होगा ना, ये वाला लेंथ को हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, दिस इज बॉटम ऑफ फाउंडेशन, बॉटम ऑफ फाउंडेशन। तो बॉटम ऑफ द फाउंडेशन से लेके ये जो मैक्सिमम स्कोर लेवल तक, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का जो हाइट है और ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं ग्रिप लेंथ। यही है। ठीक है अंकित, सौरभ? यस सर। ठीक है। स्वाति, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? यस सर हो गया। ठीक है। ठीक है, और ये सब स्कोरिंग क्या होता है, सिल्टिंग क्या होता है, इरिगेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रिप लेंथ इज डिफाइंड एज व्हाट? डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल। करेक्ट। नाउ अच्छा, अभी जो हम लोग पाइल फाउंडेशन, सॉरी, ये जो ग्रिप, ये जो हमने इफिशियंसी पढ़ा ना, तो एक तो हमने पढ़ लिया क्यू यू जी बाई एन क्यू यू, है ना, स्टैटिक पाइल फार्मूला। एक फार्मूला ये भी है, एक्चुअली फार्मूला तो बहुत सारा है, ठीक है ना। एक कॉन्वर्स लेबर फार्मूला, लॉस एंजलिस फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला है। ठीक है, तो कितने फार्मूला याद करेंगे? करेक्ट। तो ये भी फार्मूला है ना, ये फार्मूला पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस में, एक बार आपको पूछा है एमसीक्यू, और एक बार सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। इसीलिए ये फार्मूला को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये फार्मूला बिल्कुल टफ नहीं है, इसको आप समझिए क्या है। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस n1 माइनस 1 इंटू n2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू n1, इसको बस रिवर्स करना है, ठीक है। डिवाइड बाय 90 इंटू n1 इंटू थीटा। थीटा क्या है? tan d बाई डी। करेक्ट। ठीक है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे n1 और n2 क्या है? देखो मान लो ये फाउंडेशन है, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब ये आपका पाइल्स है, ठीक है। तो n1 मतलब रो, एक रो, दो रो, तीन रो, सॉरी 1 रो 2 रो 3 रो। तो n1 मतलब रो और n2 मतलब कॉलम, है ना। या फिर n1 मतलब रो ले सकते हैं इसको, रो, और n2 मतलब कॉलम, है ना। अगर इसको उल्टा भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अब ये रिवर्स ही है ना। n1 को कॉलम भी ले सकते हैं, n2 को रो भी ले सकते हैं, एक ही बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या है, 4 फ्री स्टैंडिंग पाइल, मतलब 4 पाइल है। तो 4 पाइल मतलब क्या, 2 इंटू 2 पाइल होगा, 1 2 3 4 ऐसे पाइल होगा। तो इसका n1 और n2 बताओ क्या होगा? नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? 2 सर। 2 होगा ना, मतलब इसमें देखो रो कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो n1 भी 2 और n2 भी 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस n1 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस फिर से 2 माइनस 1 इंटू 2, बताओ क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2 प्लस 2 क्या होगा? 4 होगा ना। डिवाइड बाय 90 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू थीटा। थीटा क्या है? थीटा तो गिवन है ना यहाँ पे 18.3। ये बताओ 18.3 क्या tan वैल्यू है या थीटा है? थीटा है सर, टेन आर्क ऑफ टेन। हाँ करेक्ट, ये आर्क लिख दिया ना, अगर tan वैल्यू लिखता तो tan थीटा होता, ये आर्क लिख दिया 18.3, लेकिन tan थीटा का ऑब्वियसली 1 से ज्यादा तो होता नहीं है वैल्यू, तो आर्क tan है, तो ये थीटा का वैल्यू 18.3, बस इसको सॉल्व कीजिए। और d है आपका, देखो ये है स्पेसिंग, ये है स्पेसिंग, और ये d है पाइल डायमीटर, है ना, लेकिन इसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू थीटा का दे दिया है, तो बस इस पे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, और कुछ समझना है इसमें? सर वो डिग्री में या रेडियन में? ये है देखो यहाँ वेयर थीटा इन डिग्री,
यहाँ पे 18.3 ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आर्क लिखा है ना, ये डिग्री में ही है। नहीं सर, वहाँ पे थीटा जो लेना है वो पे, हाँ वेयर थीटा एंड डिग्री, ठीक है। हाँ ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, इसका आंसर देखो क्या आएगा, बताओ कैलकुलेट करके। इसका आंसर आ जाएगा आपको 80%। ठीक है, इसका आंसर आएगा, आपको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 80 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या बोला था कि एनसी का वैल्यू डिपेंड करता है किस साइंटिस्ट ने उसको उसका कौन सा थ्योरी है ना। देखो यहाँ मेयर हॉफ्स है और एक जानबू मेथड है। ठीक है, तो ये मेयर हॉफ के लिए देखो एनसी का वैल्यू क्या 55 दिया होगा यहाँ पे, है ना, और जानबू के लिए एनक्यू का वैल्यू 18.4 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, ये इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेयर हॉफ्स के लिए एक ये भी है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी ना बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टाइम काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, ये अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है। देखो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में ये होगा, है ना, डिटैचमेंट हो गया ना यहाँ से। ठीक है, दिस इज पाइल कैप और ये पाइल के और पाइल के बीच में ये डिटैचमेंट हो गया। ठीक है, तो वी विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक यस है। सर। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेयर ऑफ का क्या थ्योरी है, जानबू मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें एक लिमिटिंग कुछ आता है ना। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें थ्योरी है कि पाइल का जो पाइल लोड कैपेसिटी होता है ना, इसका ऐसा नहीं है कि जितना नीचे जाएंगे उतना पाइल कैपेसिटी लोड बढ़ते जाएगा। कुछ डेप्थ के बाद पाइल का लोड कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ। उस डेप्थ के बाद पाइल का जो लोड कैपेसिटी होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको लिमिटिंग डेप्थ पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है लिमिटिंग डेप्थ। ठीक है, तो फॉर टुडे दैट वाज ऑल द क्वेश्चन। अगर आज में कुछ पूछना है तो पूछो, बताओ कुछ समझ में नहीं आया हो तो। सौरभ, अंकित, स्वाति, और कोई है क्लास में क्या? सर हाँ हाँ हाँ, स्वाति। सर शुरू में जो क्वेश्चंस करा रहे थे सर, उसमें सर मैक्सिमम क्वेश्चन में एंड बेयरिंग को सर नेग्लेक्ट किया हुआ था सर, उसका कोई रीजन है क्या या बिल्कुल इसी रीजन था, सर? बिल्कुल उसका बहुत बड़ा रीजन ये था, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि उसका बहुत बड़ा रीजन क्या था कि उसमें मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, कहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज ये सर। क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसका बहुत छोटा सा आंसर है। देखो इसमें एंड बेयरिंग माइनस किया मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्यूट द कैरी सेफ। अच्छा, इसमें एंड बेयरिंग नहीं माइनस किया, इस क्वेश्चन में एंड बेयरिंग माइनस किया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रिक्शन पाइल लिखा है यहाँ पे लिख दिया है कि नो फ्रिक्शन सर, हाँ। वो नहीं सर, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस में सर एंड बेयरिंग को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें लाइक फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हो और एंड बेयरिंग हो बस। नहीं तो वो सर उस नहीं, उसका कोई कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैक्सिमम, ये तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि वैसा डेटा पहले से दे दिया कि फ्रिक्शन पाइल है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फ्रिक्शन को लेना है या एंड बेयरिंग को लेना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर लिख दिया कि फ्रिक्शन पाइल है तो इसका मतलब कि एंड बेयरिंग उसका काफी कम है। ठीक है, और अगर वो लिख दिया कि सिर्फ एंड बेयरिंग है तो समझना फ्रिक्शन का काफी कम है। इसका ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सारे क्वेश्चन में हमको एंड बेयरिंग माइनस करना है, दैट फुल्ली डिपेंड्स ऑन द डेटा विच वी इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया था इसीलिए। ठीक है स्वाति, ओके सर। यही पूछना चाह रहे थे ना या और कुछ? नो सर, यही बस। हाँ बस, ये सारे क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसका एंड बेयरिंग लेना है या फ्रिक्शन लेना है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो दोनों का वैल्यू हम काउंट करेंगे। ठीक है, दोनों को कंसीडर करेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, ओके। सौरभ एंड अंकित, तो ये सब क्वेश्चन था, तो मैं आपको बोलता हूँ आप थ्योरी एक बार फिर से थोड़ा खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं बता दूंगा, और ज्यादा डाउट होगा तो फिर मैं क्लास ही ले लूंगा फिर एक। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके देन। थैंक यू सर।